अध्याय 241 गुझांगो। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति एनएसए में सर्वोच्च रैंकिंग वाला एनएसए कमांडर था गुझांगो। वह गु क्यानलिन के पिता भी थे। फैन चांगलोंग ने चुपचाप राहत की सांस ली। वह इस वरिष्ठ नेता के साथ बहस करने की स्थिति में नहीं थे। अब जब गु क्यानलिन वापस आ गया था तो गु क्यानलिन गुझांगो और इंटरपोल ब्रिगेड के नेता से बात करने में सक्षम था। यह बहुत सुरक्षित था। क्यानलिन। गुझांगो ने तुरंत चाय का कप नीचे रखा और सोफे से उठ गया। गु क्यानलिन चला गया और पूछा, पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ चीजें हैं जिनके साथ मुझे चांगलोंग की मदद की आवश्यकता हो सकती है। गुझांगो मुस्कुराया और कहा, अपने आप को देखो। आप हमेशा काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि आपने खुद को इतना थका दिया है और इतना वजन कम किया है। आपकी माँ और मैं जियांगचेंग में नहीं है, इसलिए आपको खुद की बेहतर देखभाल करना सीखना होगा। मैं बहुत परेशान होने जा रहा हूँ अगर आप खुद को इतना थका देते हैं कि आप बीमार पड़ जाते हैं। गु क्यानलिन ने जवाब दिया, यह वास्तव में उतना गंभीर नहीं है जितना आप इसे बना रहे हैं। गुझांगो ने एक कठोर हंसी छोड़ दी और कहा, एक लड़की को इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह वह समय है जब आप अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, क्या आप अभी किसी को देख रहे हैं? आपकी माँ और मैं पोते के लिए इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ा और प्रयास करें। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गु क्यानलिन का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने जल्दी से जवाब दिया, पिताजी जब मैं वापस आ जाऊंगा तो हम इस तरह की चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। यह अच्छा नहीं लगा या उचित नहीं लगा कि उसके पिता ने उसके नेता के सामने उसके निजी जीवन के बारे में उससे सवाल किया। ये वेंसोंग, जिसे उस पर क्रश था और लगातार गु क्यानलिन का पीछा कर रहा था, अपने शरीर को सीधा करने और खुद को कठिन दिखने के प्रयास में सीधे आगे देखने से खुद को रोक नहीं सका। वह उम्मीद कर रहा था कि गुझांगो अचानक उस पर ध्यान देगा। अंत में गुझांगो ने अपना रास्ता भी नहीं देखा। उन्होंने विषय बदल दिया और कहा, ठीक है, मुझे पता है कि आप इस तरह की चीजों को जल्दी नहीं कर सकते। यह सब भाग्य पर निर्भर है। उस लड़की क्यांशुए के बारे में क्या? उसने हाल ही में आपको कोई परेशानी नहीं दी है ना? नहीं, वह बिल्कुल ठीक है। पिताजी इस तरह के पारिवारिक मामलों के बारे में बाद में बात करते हैं। मेरे पास काम से संबंधित कुछ मामले हैं जिन्हें मुझे लीडर फैन को रिपोर्ट करना है। गु क्यानलिन ने तुरंत उसे रोका और आगे बढ़ गया। उसने फैन चांगलोंग को बताया, लीडर फैन जियो गंभीर रूप से घायल हो गया है। वे उसे बचाने के लिए अब अस्पताल ले जा रहे हैं। हमने उस लड़की की पहचान की पूरी जांच की है जो उसके साथ थी। वह वर्तमान में हुआई विश्वविद्यालय में नामांकित एक छात्र है। उसका नाम बाइलिंग है। हमारी प्रारंभिक मान्यताओं के अनुसार वह संभवतः जियो को धमकी देने के लिए लोंग संकुई द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इसके अलावा हाल ही में हमने जो जांच की है उसके अनुसार जियाओ लो अपनी पहचान छिपाता था। उन्होंने चू युनशियोंग की बेटी चू यू की रक्षा के लिए एक छात्र होने का नाटक करते हुए हुआई में भाग लिया। रेड स्कॉर्पियन मर्केनरी कॉर्प्स का लक्ष्य चू यू था, इसलिए हम मूल रूप से पुष्टि कर सकते हैं कि उस दिन वाइल्ड बोअर रिज में रेड स्कॉर्पियन मर्केनरी कॉर्प्स के 17 सदस्यों की हत्या करने वाला गुप्त व्यक्ति जियाओ लो था। फैन चांगलोंग ने गुझांगो पर नजर डाली और उसके चेहरे की अभिव्यक्ति में बदलाव देखा। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, उस आदमी के बारे में क्या जिसने 12 सितंबर को घाट पर ब्लैक गन और हेकियांग से निपटने में पुलिस की मदद की? उसने गो जियांगहो और उसके गिरोह का सफाया करने के लिए हमारा इस्तेमाल किया। क्या हम उसकी पहचान की भी पुष्टि कर सकते हैं? गो जियांगहो के पुरुषों में से एक द्वारा हमें प्रदान किए गए बयान के अनुसार क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी, वह 12 सितंबर की रात को ऑपरेशन में भाग नहीं ले सका। हालांकि वह जो जानता था वह गो जियांगहो के वहां जाने का कारण था। वह उन 5 लोगों की देखभाल करना चाहता था जो ड्रैगन गैंग के प्रति अपमानजनक थे। शहर की विदेशी आबादी की जांच के माध्यम से हम उन 5 लोगों की जल्दी से पहचान करने में कामयाब रहे। वे फेंग वुहिन, फेंग वुबाओ, फेंग संगुई, फेंग बंजिन और फेंग बुटोंग हैं। वे मूल रूप से फेंग गांव से थे जो गुआंग प्रांत के गांवों में से एक है। वे जगह से परिचित नहीं थे और जियांगचेंग आने पर किसी को नहीं जानते थे, इसलिए वे गलती से ड्रैगन गैंग के साथ संघर्ष में आ गए। चूंकि यह उन मामलों में से एक था जिसके वह प्रभारी थे, ये वेंसोंग ने रिपोर्ट के साथ जारी रखा। उन्होंने कहा, अभी ये 5 लोग 24 घंटे ड्यूटी पर है और लगातार शियाओ लो की छोटी बहन शियाओ रुई की सुरक्षा कर रहे हैं। जियाओ लो के प्रति उनकी वफादारी बहुत स्पष्ट है। 12 सितंबर की रात को गो जियांगहो ने लोगों के एक समूह को उनके साथ परेशानी खोजने के लिए लाया और उन्हें एक परित्यक्त गोदाम में मजबूर किया। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें उनका मरना निश्चित था, लेकिन वे किसी तरह मौत से बचने में कामयाब रहे। यह सब इसलिए था क्योंकि एक रहस्यमय आदमी दिखाई दिया कि स्थिति को बदलने में सक्षम था। सभी उपलब्ध सबूतों को देखते हुए यह बिना किसी संदेह के है कि रहस्यमय आदमी जियाओ लो था। अन्यथा जियाओ लो के प्रति उनकी वफादारी के इस स्तर की व्याख्या करना असंभव है। तो आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं उसका क्या मतलब है? फैन चांगलोंग ने थोड़ा खांसते हुए पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो मिस्टर एक्स है जिसे हम इतने समय से ढूंढ रहे हैं। गु क्यानलिन और ये वेंसोंग ने एक स्वर में जवाब दिया। वे हाल ही में सभी प्रकार की चीजों में व्यस्त थे और जियो लो के मिस्टर एक्स होने के सबूत खोजने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। यह सौभाग्य था कि उनकी मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही थी। वे पुष्टि कर सकते हैं कि जियाओ लो वास्तव में श्री एक्स था। अब उन्हें बस इतना करना था कि शियाओ लो के होश में आने का इंतजार करना था ताकि वे उससे पूछताछ कर सकें। फैन चांगलोंग ने गोली काट ली और गुझांगो से कहा, बूढ़े कैप्टन, आपने यह सब सुना। शियाओ लो एक बेहद खतरनाक आतंकवादी है। अगर हम उसे स्वतंत्र रूप से घूमने देना जारी रखते हैं तो हम नहीं जानते कि वह कब कई लोगों को गंभीर चोट पहुंचा सकता है। यह एक जानवर है जो किसी भी समय किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यह सुनने के बाद गु क्यानलिन तुरंत समझ गया कि उसके पिता क्यों आए थे। वह पीछे मुड़ी, गुझांगो को देखा और पूछा, पिताजी क्या आप जियाओ लो के कारण यहाँ आए थे? वह विश्वास नहीं कर सका कि जियाओ लो ने अपने पिता का ध्यान आकर्षित किया था। इसके अलावा इसने उसके पिता को भी व्यक्तिगत रूप से इस मामले में भाग लेने के लिए मजबूर किया। गुझांगो ने इससे इनकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने कुछ भी छिपाए बिना इसे स्वीकार किया। यह सही है। मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूँ। क्या आप उसकी रक्षा करना चाहते हैं? आप एक ठंडे खून वाले हत्यारे को बचाना चाहते हैं? गु क्यानलिन चौंक गया। गुझांगो ने गंभीरता से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन यह देश उसके लिए ऋणी है।
उनके बिना अब से कुछ समय बाद हमारा देश एक गंभीर संकट का सामना करने जा रहा है। वह चुपचाप और गुप्त रूप से इस देश की रक्षा कर रहे हैं। वह अपने 13 अरब नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया है, उसे माफ किया जा सकता है। फैन चांगलोंग ने जो सुना उससे वह हैरान था, लेकिन गुझांगो बिना किसी कारण के इस तरह की भयावह बातें कहने वाला नहीं था। शियाओ लो ने देश के लिए बड़ा योगदान दिया होगा, अन्यथा एनएसए के नंबर 1 वरिष्ठ के लिए व्यक्तिगत रूप से यह उल्लेख करना असंभव था कि वह उनकी रक्षा करना चाहते थे। बूढ़े कप्तान जियाओ लो ने क्या किया? मैंने आपको पहले बताया है कि यह एक रहस्य है, गुझांगो ने दृढ़ता से कहा। अपनी भावनाओं को थोड़ा अस्थिर होने के बावजूद गु क़ियानलिन ने कहा, पिताजी काम काम है और अतीत में जो कुछ भी हुआ वह अतीत में हुआ था। अभी हम इन चीजों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं और इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। हमें उन्हें अलग से देखना होगा। जियाओ लो ने आंखें मूंद ली और कानून के अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को मारा। आज रात ही उसने 213 लोगों की हत्या कर दी। अपराध स्थल पर चारों ओर लाशें थी। रक्त की मात्रा आसानी से एक नदी बना सकती है। अगर हम उनके जैसे किसी व्यक्ति को न्याय के कटघरे में नहीं लाते हैं तो हम पुलिस की वर्दी पहनने के लायक नहीं है जो हम अभी पहन रहे हैं। कानून मानवीय भावनाओं से खुद को संबंधित नहीं करता है। मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं कि जियाओ लो ने इतने सारे लोगों को क्यों मारा। वह निर्दोष को नहीं मारेगा और वह एक खतरनाक आतंकवादी नहीं है। अन्यथा वह एक कंपनी को इतनी कम अवधि में इतनी जल्दी बढ़ने नहीं देता जो अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सके और जियांगचेन की सबसे संपन्न कंपनियों में से एक बन सके। गुझांगो ने गंभीरता से जवाब दिया, इसके अलावा रेड स्कॉर्पियन मर्केनरी कॉर्प्स की बात करते हुए, क्योंकि वह चुयू के अंगरक्षक थे, चुयू की सुरक्षा की रक्षा करने में क्या गलत था? पूरी तरह से भरी हुई बंदूकों के साथ उन मर्केनरी कॉर्प्स का सामना करते समय उनके पास उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। निश्चित रूप से वह संभवतः उनके साथ तर्क नहीं कर सकता था। वह अकेले शब्दों से उन्हें कैसे आश्वस्त कर सकता था? इसके अलावा 912 घटना के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि वे ड्रैगन गैंग लाकी क्या करने में सक्षम है? किसी को उनसे बचाने के बाद वे जियाओ लो के प्रियजनों से बदला लेने के लिए बाध्य थे। अपने प्रियजनों को घायल होने से बचाने के लिए जियाओ लो के पास उन सभी को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने विरोधियों के प्रति क्रूरता सिर्फ उसके बगल के लोगों की रक्षा करने के लिए थी। यदि आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि जियाओ लो एक स्नेही और वफादार व्यक्ति है। चूंकि वह किसी की रक्षा के लिए प्रधान कार्यालय से आया था, इसलिए गुझांगो ने सुनिश्चित किया कि उसने अपना सारा होमवर्क किया था। यहाँ तक कि अगर यह उनकी बेटी थी तो सिद्धांतों में अंतर होने पर वह हार नहीं मानेंगे। अध्याय 242 विवाद। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कितना कहते हैं, यह तथ्य कि जियाओ लो ने लोगों को मार डाला कभी नहीं बदलेगा। कानून बनाने का क्या मतलब है अगर एक हत्यारा खलनायक जंगली भाग सकता है और अदालत में मुकदमा चलाए बिना रह सकता है? पुलिस अधिकारी के रूप में हमें अभी भी जरूरत क्यों है? उन्होंने कहा, देश पहले आता है और उसके बाद उसके लोग। कानून इसका पालन करता है। यदि राज्य का अस्तित्व नहीं है तो लोगों के बुनियादी जीवन की भी रक्षा नहीं की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो कानून किस उद्देश्य के लिए मौजूद है? यह बेतुका है पिताजी। मुझे लगता है कि आप अधिक से अधिक अव्यवस्थित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं अव्यवस्थित नहीं हो रहा हूँ। मैं चीजों को बहुत गहराई से और अधिक अच्छी तरह से देख रहा हूँ। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें पुलिस अधिकारी संभाल नहीं सकते हैं। यह दुनिया आपकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है। शांति और समृद्धि का आनंद लेने का कारण यह है कि इतने सारे लोगों को बिना किसी पदक या सम्मान के चुपचाप इस देश की रक्षा करने के लिए बलिदान देना पड़ा है। यहाँ तक कि उनके नाम भी खाली है। हालांकि उनका योगदान बहुत बड़ा है और इसे मिटाया नहीं जा सकता है। क्या आप मुझे बताने जा रहे हैं कि जियाओ लो ऐसा व्यक्ति है? यह सही है, वह बिल्कुल ऐसे ही व्यक्ति है। आप सभी के लिए वह एक अपराधी हो सकता है जिसने कानून का उल्लंघन किया, लेकिन देश और पूरी चीनी जाति के लिए वह प्रशंसा के लायक है। बस जियाओ लो के बारे में बात करते हुए गुझांगो और गु क़ियानलिन के बीच तीखी बहस हो गई। अब तक उनके चेहरे और कान दोनों लाल हो चुके थे। दोनों में से कोई भी पीछे हटने और इस विषय के संबंध में समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। बहस में मध्यस्थता करने के प्रयास में फैन चांगलोंग खांसते हुए धीरे से कहा, पुराने कप्तान और टीम लीडर को कृपया शांत हो जाएं। किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से पिता और बेटी के बीच की भावनाओं को नष्ट न करें। फैन चांगलोंग, समस्या को चारों ओर धकेलना बंद करो। गुझांगो उत्तेजित हो गया था और गर्म स्वभाव का हो गया था। उन्होंने कहा, एनएसए में सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी के तौर पर मैं शियाओ लो को जमानत देने के लिए अपने पद का इस्तेमाल करूंगा। जो कोई भी उसे छूने की हिम्मत करेगा उसके साथ देशद्रोही की तरह व्यवहार किया जाएगा और उसे निपटा जाएगा। गहरी सांस। फैन चांगलोंग ने एक गहरी ठंडी सांस ली। यह पुराना कप्तान अधिक गंभीर होता जा रहा था। एनएसए केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में था। यहाँ तक कि प्रांतीय विभागों और पार्टी समितियों के सदस्यों को एनएसए के कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था, नगरपालिका ब्यूरो के निदेशक के रूप में फैन चांगलोंग का उल्लेख नहीं करने के लिए। उन्होंने कहा, क्या हम एनएसए को कार्रवाई करते समय चर्चा करने की जरूरत है? गुझांगो एक उज्जवल और आधिकारिक आवाज के साथ अपनी बात रखते हुए चिल्लाया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एनएसए के 2 सदस्यों ने एकमत से जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है। गुझांगो ने हठपूर्वक फैन चांगलोंग और गु क़ियानलिन पर नजर डाली। उसने अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों को रखने से पहले एक हल्का क्रोध दिया। अपने प्रभावशाली रवैये के माध्यम से उन्होंने इस बिंदु को लाया था कि जियाओ लो एनएसए से संबंधित थे और जो कोई भी उन्हें छूने की हिम्मत करेगा वह फैन चांगलोंग के साथ साथ गु क़ियानलिन को भी पीड़ित करेगा। उन्होंने कहा, पुराने कप्तान काफी गुस्से में है। मैंने यह नहीं कहा था कि मैं मना करने जा रहा हूँ। फैन चांगलोंग ने एक कड़वी मुस्कान के साथ बात की। वह तब तक हार मानने की योजना नहीं बना रहा था जब तक कि सभी उम्मीदें खो नहीं गईं और पुराने कप्तान को एनएसए के कमांडर के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह कहना मुश्किल था कि इस घटना ने पुराने कप्तान को नाराज किया था या नहीं। अंत में उन्हें जियाओ लो को जाने देना पड़ा। मेरे पिताजी अव्यवस्थित है। जियाओ लो पर कानून के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। गु क़ियानलिन इतनी स्वेच्छा से देने की योजना नहीं बना रहा था। भूमिगत पार्किंग स्थल के दृश्य पर वापस जाने पर उसने जियाओ लो को अपनी आंखों से हे रुआनलियांग को बेरहमी से मारते हुए देखा था। यह दृश्य अक्सर उसके सपनों में दिखाई देता था और उसके दिल में एक कांटा बन गया था।
अगर जियाओ लो को न्याय के दायरे में नहीं लाया गया तो वह उस घटना से कभी नहीं उबर पाएगी। इसके अलावा न्याय के साथ अपराध को दंडित करना सही काम था तो गलत क्या था? फैन चांगलोंग ने लंबी सांस लेने के बाद कहा, हम आगे हस्तक्षेप करने में असमर्थ हैं। गु कियानलिन ने उत्सुकता से पूछा, हम क्यों नहीं कर सकते? फैन चांगलोंग ने कहा, पुराने कप्तान का अगला कदम शियाओ लो को एनएसए का सदस्य बनाना होगा। उन्होंने कहा, जैसा कि पुराने नेता ने अभी कहा है, एनएसए के लिए हमारे साथ अपने कार्यों पर चर्चा करने का कोई कारण नहीं है। इसी तरह एनएसए के सदस्य वे नहीं है जो हम पुलिस अधिकारी प्रबंधित कर सकते हैं। मेरे पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं? गु कियानलिन ने अपने दांतों को किरकिरा करते हुए पूछा। यह अपराधियों के लिए कवर करने जितना अच्छा है। मुझे अपील करनी चाहिए, भले ही इसका मतलब हुआ जिन तक की घटना को लाना हो। मुझे उसे गलती करने से रोकना चाहिए। शांत हो जाओ। किसी भी विभाग को एनएसए के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। फैन चांगलोंग ने गु कियानलिन के कंधों को थपथपाया और उम्मीद जताई कि वह शांत हो जाएगी। उन्होंने कहा, पुराने नेता बहुत प्रभावशाली है और शियाओ लो को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। संभवतः जियाओ लो की एक और अज्ञात पहचान होनी चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। पुराने कप्तान की नजरों में राष्ट्रीय सुरक्षा आकाश से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें रियायतें देनी चाहिए। गु कियानलिन अपने मूल में चौंक गया था। उसे लगने लगा कि दुनिया अपरिचित होती जा रही है। जब से वह एक पुलिस अधिकारी बन गई थी, वह अपराध से लड़ रही थी। उनके सिद्धांत थे कि कानून के किसी भी उल्लंघन का पीछा किया जाना चाहिए। जिस सच्चाई पर उसने विश्वास किया था वह ढह रही थी और वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं हार नहीं मान रहा हूँ। बिना किसी दंड के हत्या करने वाले शियाओ लो को किस तरह से छोड़ दिया जा सकता है? मैं समय किस न्याय पर जोर दे रहा हूँ? यदि राष्ट्रीय सुरक्षा आकाश से अधिक है तो क्या इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने हत्या को भी माफ किया जा सकता है? अंत में क्या मैं पूर्वाग्रह महसूस कर रहा हूँ या इस दुनिया के मूल्यों को विकृत कर दिया गया है? वह फैन चांगलोंग पर इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि उसकी आंखें लाल हो गई थी। अपने पिता के साथ मिलना एक खुशी का अवसर माना जाता था, लेकिन उसके पिता ने तुरंत उस परिप्रेक्ष्य को नष्ट कर दिया था जो उसने बड़े होकर बनाया था। अगर एक हत्यारे को माफ किया जा सकता है तो और क्या था जिसे माफ नहीं किया जा सकता था? कियानलिन, इस तरह मत बनो, ये वेंसन ने कहा। उन्होंने कहा, हम अब भी न्याय के प्रतिनिधि हैं। यह सिर्फ इतना है कि एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग से संबंधित है और हमारे पास उन पर अधिकार क्षेत्र नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फैन चांगलोंग ने असहाय होकर आह भरी। एक क्रूर हत्यारे आदमी को छोड़ने के बाद 2 दिनों तक उसका दिल शांत नहीं हो पा रहा था। जियाओ लो को नहीं पता था कि वह कितने समय से कोमा में था। जब वह उठा तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर में पाया। सूरज की रोशनी खिड़की के माध्यम से चमकती थी जो विशेष रूप से चमकदार थी। उसकी आंखें साफ होने के बाद उसने देखा कि सफेद बालों वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उसके बगल में स्टूल पर बैठा था। वह फलों का चाकू पकड़े हुए था और सेब छील रहा था। आप जाग रहे हैं, गु झांगुओ ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम हो? जियाओ लो को यकीन था कि वह इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को नहीं जानता या पहचानता नहीं था। गु झांगुओ, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशासन एनएसए के सर्वोच्च कमांडर। गु झांगुओ ने गरिमापूर्ण और शिष्ट तरीके से अपना परिचय दिया। वह मुस्कुराया और पूछा, आपके बारे में क्या? क्या मैं आपको मी कहता हूँ या आपका नाम जियाओ लो? जब उसने उसे मी नाम का उल्लेख करते हुए सुना तो जियाओ लो की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। उन्होंने इसे उस समय से जोड़ा जब उन्होंने बाई लिंग से संपर्क किया। उसने किसी तरह पता लगाया कि क्या हो रहा है। बाई लिंग ने अपना आईपी पता क्रैक कर लिया था और हमेशा एनएसए के लोगों द्वारा गुप्त रूप से देखा जाता था। यही कारण था कि वे उसका पता लगाने में सक्षम थे। चीजें वास्तव में काफी सरल थी, लेकिन वह विश्वास नहीं कर सकता था कि बेलिंग वास्तव में बाई लिंग थी। बेलिंग, बाई लिंग, उन्हें पहले ही एसोसिएशन बना लेना चाहिए था। निर्देशक गु, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? जियाओ लो ने पूछा। हाँ। गु झांगुओ ने छिले हुए सेब को जियाओ लो को सौंप दिया और यह कहने से पहले मुस्कुराया, मैं आपको बाहर निकालने के लिए जियांगचेंग आया था। मुझे बाहर निकालो? जियाओ लो ने आश्चर्य से पूछा। यह सही है, मैं आपको बाहर निकालने के लिए यहाँ हूँ, गु झांग ने कहा, जो उन्होंने पहले ही कहा था। मैंने लोगों को मार डाला, जियाओ लो ने उसे एक चंचल नजर के साथ याद दिलाया। मैंने बहुत से लोगों को मार डाला। मुझे पता है, लेकिन तुम ही हो। गु झांगुओ का लहजा अशुभ हो गया क्योंकि उन्होंने कहा, देश को बेलिंग की जरूरत है और देश को भी आपकी जरूरत है। आपके और बेलिंग के संरक्षण के साथ केवल तभी चीन के लोग शांति और समृद्धि का आनंद ले सकते हैं। अध्याय 243, पुराना गैंगस्टर। शियाओ लो खुश था, यहाँ तक कि उन्हें भी नहीं पता था कि वह कब इतनी महत्वपूर्ण हस्ती बन गए थे। आपको बहुत आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, गु झांगुओ ने गंभीरता से कहा। उन्होंने कहा, मैंने कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं कहा। यह आप और बाई लिंग थे जिन्होंने विदेशी शत्रुतापूर्ण ताकतों की आक्रामकता को अवरुद्ध किया। यह एक लंबे समय से नियोजित युद्ध था। एक बार जब हम लड़ाई हार जाते हैं तो हमारे देश के नेटवर्क पर अतिक्रमण हो जाएगा और अराजकता का शासन होगा। इसके बाद सामाजिक दंगे, भयावह आतंक और बिना किसी आदेश के नियंत्रण का नुकसान होगा जो अंततः इस देश की नींव को हिला देगा। जियाओ लो ने उस सेब पर नजर डाली जो उसे सौंपा गया था। उन्होंने इसे लिया और कहा, क्या आप जो कह रहे हैं वह बहुत गंभीर नहीं है? गंभीर? गु झांगुओ ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, जब हर किसी का बैंक खाता खाली हो जाएगा, ट्रैफिक लाइट बेतरतीब ढंग से बदल जाएगी और अंतरिक्ष में मौजूद सभी उपग्रह कट जाएंगे तो पूरा देश अराजकता और दहशत में आ जाएगा। इसमें एक साथ कई चीजें शामिल होंगी। कोई भी देश इस तरह की अराजकता का सामना नहीं कर सकता है, विशेष रूप से हमारी मातृभूमि जो तेजी से विकास के दौर से गुजर रही है। शियाओ लो ने बात नहीं की। इसके बजाय उसने सेब का एक टुकड़ा लिया और धीरे धीरे चबाया। जहां तक उनका सवाल था, उन्होंने केवल एक हैकर शुरू किए गए युद्ध को अवरुद्ध किया था। उन्होंने कभी मातृभूमि की रक्षा करने के बारे में नहीं सोचा क्योंकि बचाव शब्द का निहितार्थ बहुत भारी था और इसके साथ बहुत अधिक जिम्मेदारी लाया गया था। उनके दिल में वे खूनी बलिदान और बहादुर क्रांतिकारी शहीद ही उस शब्द के योग्य थे। वह क्या था? वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था जो गलती से एक उच्च तकनीक प्रणाली पर पकड़ बना लेता था। वास्तव में हम आपको कुछ समय से नोटिस कर रहे हैं। बोलने के बाद गु झांगुओ 2 बार ताली बजाते हैं। वार्ड का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया गया। एक आदमी और एक औरत अंदर आए। शियाओ लो ने जब दोनों लोगों को देखा तो वह हैरान रह गए।
वे कोई और नहीं बल्कि हुआई के एन हुआनहुआन और सोंग जियानन थे। वे अपने एनएसए पेशेवर सूट पहने हुए थे जो उन्हें क्षमता और अकथनीय शीतलता की आभा देते हैं। हीरो लो लंबे समय से नहीं देखा। हुआनहुआन ने एक मुस्कान के साथ जियाओ लो का स्वागत किया। अपनी पिछली स्कूल यूनिफॉर्म की तुलना में वह सूट पहने हुए और भी सुंदर लग रही थी। वह रात में लगातार खिलने वाले गुलाब की तरह थी। सोंग जियानन ने बात नहीं की। उन्होंने केवल अपने चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान के साथ जियाओ लो को देखा। गु झांगुओ ने कहा, ये एनएसए के मेरे सैनिक हैं। हुआई में उनके भेष का उद्देश्य यह देखना था कि क्या बेलिंग वास्तव में हुआई से बाईलिंग थी। उस अवधि के दौरान वे प्रेमियों के रूप में छिपे हुए थे जब तक कि आप दिखाई नहीं दिए। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले क्षण भर में अपनी सांस पकड़ी। आपने जो ताकत दिखाई उसने उनका ध्यान आकर्षित किया। अपनी असली ताकत का परीक्षण करने के लिए सोंग जियानन ने हुआई के मिश्रित मार्शल आर्ट क्लब के सभी सदस्यों को आपके खिलाफ इकट्ठा किया। उस समय आपने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहाँ हमारी नवीनतम सिफारिशों पर एक नजर डालें। यहाँ हमारी नवीनतम सिफारिशों पर एक नजर डालें। डिस्कवरी फीड। शियाओ लो मुस्कुराए लेकिन बोले नहीं। उसने सेब चबाना जारी रखा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह राज्य एजेंसी की निगरानी में है। विशेष रूप से एन हुआनहुआन और सोंग जियानन की पहचान अप्रत्याशित थी। किसी को भी सच्चाई पर संदेह नहीं होगा। गु झांगुओ ने उसकी ओर देखा। वह मुस्कुराया और कहा, स्कूल छोड़ने के बाद आपने एक कंपनी पर कब्जा कर लिया जो दिवालियापन के करीब थी। 2 महीने के भीतर इसे जीवन में वापस लाया गया। तब आप एक ट्यूमर की तरह ड्रैगन गैंग के साथ जियांगचेंग की लड़ाई में गहराई से निहित थे और अंत में गुप्त समाज के शासन को समाप्त कर दिया। आपकी क्षमता ने मुझे बहुत आश्वस्त किया। यह तब था जब मुझे पता था कि तुम ही थे। मैं इतना उत्साहित हूं कि मैं इसे उचित शब्दों के साथ वर्णन नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं कि आप एक प्रतिभाशाली हैं? आप एक समान के बिना एक प्रतिभाशाली हैं। एक समान के बिना एक प्रतिभा। उसे यकीन नहीं था कि क्यों, लेकिन जब भी जियाओ लो ने इन 4 शब्दों को सुना तो वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने जल्दी से सेब के शेष हिस्से को खाया और कोर को अपने बगल में कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। एक चंचल और चंचल स्वर के साथ उन्होंने कहा, आप मेरे बारे में बहुत अधिक बोलते हैं, मेरे अहंकार को इस तरह से बनाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं एनएसए में शामिल हो जाऊं, है ना? बिल्कुल। मुझे एनएसए में आपके जैसी प्रतिभा की जरूरत है। गु झांगुओ एक विस्तृत मुस्कान के साथ बोला। उसने अपने इरादों को नकारने की कोशिश भी नहीं की। उसने शियाओ लो को आराम से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह शियाओ लो को पाने पर सहमत हो गया हो। मैं इन सभी नियमों और विनियमों से बंधे नहीं रहना चाहता, जियाओ लो ने शांति से कहा। मैं जो चाहता हूं वह स्वतंत्रता है, बेड़ियों नहीं। गु झांगुओ ने अपना सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, इस दुनिया में पूर्ण स्वतंत्रता जैसी कोई चीज नहीं है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे इस दुनिया के नियमों का पालन करना चाहिए। अन्यथा जो कुछ भी एक व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहा है वह विनाश है। यह बयान जियाओ लो के साथ गूंज गया और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता क्या है? क्या यह वर्तमान में जीने, काम करना जारी रखने और दिन प्रतिदिन दोहराए जाने वाले जीवन जीने की स्वतंत्रता है? आपने लोगों को मार डाला, जो एक निर्विवाद तथ्य है, गु झांगुओ ने एक भारी विषय को बाहर निकालते हुए कहा। जब आप अदालत जाते हैं तो पीठासीन न्यायाधीश आपको जानबूझकर हत्या के लिए मौत की सजा देंगे। आपके पास अभी भी परिवार के सदस्य और दोस्त हैं। क्या आप चाहते हैं कि वे इस तथ्य को सहन करें कि आप हमेशा के लिए चले जाएंगे? दर्शन तुरंत जियो लो के दिमाग में प्रवेश कर गए। उसने अपने पिता, माता, दादा और दादी को देखा। यह लगभग नया साल था और वे सभी उसके वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गु झांगुओ ने कहा, जब तक आप मेरी एनएसए टीम के सदस्य बन जाते हैं तब तक आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप अभी भी कानून का पालन करने वाले नागरिक और लोगों की कार्यशाला के मालिक होंगे। आपके व्यक्तिगत रिकॉर्ड पर कोई दाग नहीं होगा। जियांगचेंग में आपने जो कुछ भी किया है उसे आपके कार्यों को करने के अलावा कुछ भी नहीं माना जाएगा। उन शब्दों से जियाओ लो एनएसए की स्थिति का अनुमान लगाने में सक्षम था। अगर उसे भी एक अपराधी जिसने मौके पर पुलिस अधिकारियों द्वारा मार डाला और पकड़ लिया गया था को बचाया जा सकता था तो उनका अधिकार निश्चित रूप से पुलिस प्रणाली पर हावी हो गया था। क्या आपको अभी भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है? गु झांगुओ ने पूछा। जियाओ लो ने हल्के से हंसते हुए पूछा, क्या मेरे पास कोई विकल्प है? गु झांगुओ जोर से हंसे और कहा, देश की सेवा करना सम्मान की बात है। आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ गलत किया है। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह हंसे, जिसने जियाओ लो को भी ऐसा करने के लिए मजबूर किया। वैसे मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, गु कियानलिन के साथ आपका क्या रिश्ता है? आप दोनों में एक जैसी वाइब्स है और आपके उपनाम गु है। मैं उसका पिता हूँ। गु झांगुओ ने भौहें उठाई और मजाक में पूछा, क्या आपको उस पर क्रश है? क्या मुझे एक मैचमेकर बनना चाहिए और आप दोनों का परिचय देना चाहिए? अगर यह वह है तो इसे भूल जाओ, लेकिन मैं आपकी छोटी बेटी पर विचार कर सकता हूँ, जियाओ लो ने हल्के से हंसते हुए कहा। ओह वाकई? मुझे लगता है कि मुझे उसे फोन करना होगा और देखना होगा कि वह इसके बारे में क्या सोचती है। गु झांगुओ ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और गु कियानशुए का फोन डायल किया। जियाओ लो ने अविश्वास में देखा क्योंकि उसने पूछा, डार्लिंग कियानशु, जियाओ लो ने मुझसे पूछा कि क्या आप उसकी प्रेमिका बनना चाहते हैं? क्या? @ जियाओ लो ने अपनी आंखें व्यापक रूप से खोली और बिना रुके शाप दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी मौके पर यह पूछेगा, खासकर इतने सीधे तरीके से। वह बस मजाक कर रहा था। यह पहली बार था जब एन हुआनहुआन और सोंग जियानन ने जियो लो को अपना आपा खोते हुए देखा। दोनों में से कोई भी हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। गु झांगुओ और गु कियानशुए के बीच कॉल की सामग्री भी बहुत दिलचस्प थी। जियाओ लो और मैं पहले से ही दोस्त हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप उसके साथी बनना चाहेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे फिर से पूछने दो। अगर उसने आपको छुआ तो क्या आप नाराज होंगे? गु झांगुओ जानता था कि उसकी छोटी बेटी एक छोटी लड़की की तरह थी जो दुनिया में अच्छी तरह से समायोजित नहीं थी, इसलिए उसने सवाल को सीधा और समझने में आसान बना दिया। जियाओ लो की अभिव्यक्ति भय में बदल गई। वह सोचने लगा था कि क्या यह बूढ़ा आदमी वास्तव में एनएसए में कमान में सर्वोच्च था या वह सिर्फ एक पुराना गैंगस्टर था। मैं नहीं करूंगा, गु कियानशुए ने तुरंत जवाब दिया। वह जियाओ लो के माथे को थपथपाने के बारे में सोच रही थी, जिसके बारे में वह नाराज नहीं होगी। ठीक है, मैं समझ गया।
गुझांगो ने फोन लटका दिया और जियाओ लो को एक अवर्णनीय अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा। अध्याय 244 सैनिक स्तर। चूंकि जियाओ लो ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, गुझांगो पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। जियाओ लो के पास कोई और विकल्प नहीं था। इस बीच वह अपने भाग्य से चकित था। किसने सोचा था कि एक बार जियो लो ने गलती से मदद की पेशकश की, यह एनएसए का ध्यान आकर्षित करेगा और अपने सर्वोच्च कमांडर को उसकी ढाल के रूप में कार्य करेगा। यह तथ्य और कल्पना के एक असली मिश्रण की तरह लगा। वह आश्चर्य के साथ आह भरने से खुद को रोक नहीं सका कि जीवन एक नाटक की तरह कैसे था। हीरो लो, हम अब से सहकर्मी होंगे। एक हुआन जियाओ लो के अस्पताल के बिस्तर के बगल में खुशी से बैठ गया और थोड़ी सी भी अजीबता महसूस किए बिना खाने के लिए नाइट स्टैंड पर नाशपाती उठा ली। सोंग जियानन ने अभी भी बात नहीं की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। एक लेवल सी सैनिक के रूप में उन्हें शियाओ लो ने आसानी से हराया था। उसे लगा जैसे वह हमेशा जियाओ लो से थोड़ा कम था। क्या मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए? जियाओ लो ने उसे बेमन से देखा। उसके पास मिश्रित भावनाएं थी। एक तरफ वह लोगों की गुप्त निगरानी में होने के लिए खुश नहीं था। दूसरी ओर वह इस बार समाप्त हो सकता था अगर एन हुआन के लिए नहीं। उसे अपनी हत्याओं की कीमत चुकानी पड़ी। आपका स्वागत है, हीरो लो। वैसे आपको दबाव महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। एनएसए के लिए काम करना काफी आसान है, खासकर आपके जैसे विशेष सैनिक के लिए। आप अभी भी एक साधारण व्यक्ति की तरह रह सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हमारे पास आपके लिए ऑपरेशन है, तो हम आपको पहले से सूचित करेंगे ताकि आपके पास तैयार रहने के लिए पर्याप्त समय हो सके। हुआन खेल खेल में मुस्कुराया और जियाओ लो के कान के करीब चला गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, इसके अलावा जब हम हुआए विश्वविद्यालय में थे तो मैं मजाक नहीं कर रहा था। तुम सच में मेरे जैसे हो, लेकिन तुम मेरे जैसे नहीं हो। जियाओ लो मुस्कुराया। अगर एन हुआन सिर्फ एक छात्र था तो वह इतना निराश महसूस नहीं करता। बहरहाल एन हुआन की असली पहचान एनएसए का एक सदस्य था, जिसका मतलब था कि हुआए विश्वविद्यालय में होने वाली कई संयोग की घटनाएं वास्तव में उनके द्वारा डिजाइन और नियोजित की गई थी। इसने उसे उदास महसूस कराया। यह ठीक है, इतना ही काफी है कि तुम मेरे जैसे हो। वाह वाह। हुआन ने सरल दिमाग में हंसते हुए माहौल को अजीब होने से बचाया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या आप अभी के लिए जा सकते हैं? जियाओ लो ने पूछा। मैं कुछ शांति और शांति चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा आराम करो। हुआन ने स्पष्ट रूप से जियाओ लो की दुश्मनी को महसूस किया। उसने वार्ड में नहीं रहने का फैसला किया और सोंग जियानन के साथ बाहर चली गई। जियाओ लो ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे इस तथ्य को पचा लिया कि वह अपने आंतरिक बल को प्रसारित करते हुए एनएसए का सदस्य बन गया था। उसे शालीनता से इसे स्वीकार करना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। शायद यह इतना भयानक कुछ नहीं होने वाला था। 5 दिन बाद जियाओ लो ज्यादातर ठीक हो गया था। मर्केनरी संविधान के राजा की शक्ति पर्याप्त रूप से सन्निहित थी। गुक्यांशुए जियाओ रुई को अपने पास ले गया। स्वाभाविक रूप से वह चाकू कैसे ले गया था और दुश्मन को मिटाने के लिए लॉन्ग संकुई के विला में गया था, यह उजागर नहीं हुआ था। गुझांगो ने पहले ही अपने कनेक्शन जुटा लिए थे और इसे कवर कर लिया था। उस रात कॉल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को छोड़कर किसी को भी इस मामले के बारे में पता नहीं था। जियाओ लो ने अस्पताल का गाउन उतारा और अपने कपड़े पहने। वह अगले वार्ड में चला गया। बाई लिंग के पास उनके जितनी चिकित्सा क्षमता नहीं थी। वह अभी भी कमजोर और पीली थी, भले ही वह पहले ही जाग गई थी। जियो लो को गुझांगो से पता चला कि बाई लिंग को जल्द ही एनएसए द्वारा भर्ती नहीं किया जाएगा। आखिरकार वह अभी भी एक कॉलेज की छात्रा थी। स्नातक होने के बाद वह अपनी पसंद का फैसला करेगी। जियाओ लो को देखते ही बाई लिंग की आंखें लाल हो गई। उसने जल्दी से उससे माफी मांगी। जियाओ लो, मुझे खेद है। शियाओ लो इतनी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ होता अगर वह नहीं होती। उसने उसे इस स्थिति में डाल दिया था। जियाओ लो अपने बिस्तर पर बैठ गया और अपना सिर हिलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको किसी भी चीज के लिए खेद महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत मुझे आपको धन्यवाद देने की आवश्यकता है। मेरे आईपी पते को क्रैक करने के लिए धन्यवाद। अन्यथा मुझे अब तक जेल में डाल दिया गया होता। वह जानता था कि गुझांगो ने केवल उसकी रक्षा की क्योंकि वह मी था। क्या तुम सच में मां हो? बाई लिंग ने अभी भी महसूस किया कि यह सब अवास्तविक और सपने जैसा था। जियाओ लो ने सिर हिलाया और कहा, आप शायद मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, भले ही मैंने न कहा हो। उसने प्रशंसा में उसकी ओर देखा। तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे फायरवॉल को तोड़ने में सक्षम होंगे। किसी भी फायरवॉल का उल्लंघन तब तक किया जा सकता है जब तक आप कोड के निर्माण के पैटर्न को सावधानीपूर्वक पहचानते हैं। आप में हो सकते हैं, लेकिन फायरवॉल बनाने के लिए सबसे बुनियादी तत्व अभी भी एक और शून्य है। बाई लिंग उसके जवाब से काफी खुश थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इसका मतलब है कि जब कंप्यूटर की बात आती है तो आप एक वास्तविक प्रतिभा है। जियाओ लो ने वास्तव में उसकी प्रशंसा की। अपने वार्ड में बैठने और कुछ महत्वहीन विषयों के बारे में बात करने के बाद जियाओ लो उठे और अलविदा कहा। नीले रंग से बाई लिंग जियाओ लो की पीठ पर चिल्लाई, जियाओ लो, क्या आप वास्तव में यात्रा के लिए हुआए विश्वविद्यालय में वापस नहीं आना चाहते हैं? जियाओ लो दरवाजे के सामने रुक गया। बाई लिंग ने कहा, जू शियाफे, दिंग काई और अन्य सभी लोग आपके बारे में चिंतित हैं और आपको फिर से देखने की उम्मीद करते हैं, विशेष रूप से यंग मिस्ट्रेस चू। मैं बता सकता हूँ कि वह आपके साथ प्यार में पड़ गया। भले ही उसने इसे कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन वह आपके जाने के बाद से लगातार आपके बारे में बात कर रही है। जियाओ लो ने पीछे मुड़कर अपना सिर हिलाया क्योंकि उन्होंने कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था, हम दो अलग अलग दुनिया में रहते हैं और केवल जल्द ही संयोग से कुछ ओवरलैप साझा करते हैं। अलग अलग दुनिया के लोगों के एक साथ रहने से केवल एक या शायद दोनों पक्षों को नुकसान होगा। आप एक आदर्श उदाहरण है ना? बाई लिंग का दिल कांप उठा। उसने लॉन्ग संकुई के विला में हुए बुरे सपने को याद किया। यह इतना भयानक और भयानक अनुभव था कि वह शायद इसे अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूल पाएगी। जियाओ लो अब बात नहीं करता था। उसने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। एनएसए का जियांगचेंग में एक ब्यूरो था। शियाओ लो का शव पूरी तरह से बरामद होने के बाद गुझांगो उसे अपनी जानकारी देने के लिए ब्यूरो के मूल्यांकन विभाग में ले गया। गुझांगो ने जियो लो को एनएसए की मूल संरचना का परिचय दिया। एनएसए सैनिकों को एस, ए, बी, सी और डी 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। एस का स्तर उच्चतम है और डी सबसे कम है।
जिन लोगों को आप अभी देख रहे हैं वे सभी लेवल डी सैनिक हैं। शियाओ लो ने कमरे के चारों ओर अपनी आंखें घुमाई और कर्मचारियों को काले रंग की वर्दी पहने हुए देखा। गु झांगो ने अपनी पीठ के पीछे हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरे पीछे खड़े 2 लोग लेवल बी सैनिक हैं। उन्होंने कहा, स्तर जितना ऊंचा होगा हमारे पास उतने ही कम सैनिक होंगे। पूरे एनएसए में केवल 2 लेवल ए सैनिक हैं। क्या उनके पास भयानक शक्ति है? जियाओ लो ने पूछा। गु झांगो ने जवाब दिया, असाधारण रूप से भयानक। अगर मौका मिला तो मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। बात करते करते वे एक नाजुक मशीन के पास चले गए। यह एक एमआरआई मशीन की तरह दिखता था जो केवल बहुत बड़ा था। इसके ऊपर करीब आधा दर्जन छोटे कंप्यूटर लगे हुए थे। पूरा सेट एक साइंस फाई फिल्म में किसी विदेशी तकनीक की तरह बेदाग था। यह स्तर निर्धारित करने के लिए उपकरण है। हम जल्द ही इस पर लेटने के बाद जान पाएंगे कि आप किस सैनिक स्तर के हैं। यह खतरनाक नहीं है ना? जियाओ लो ने कुछ चिंता के साथ पूछा। चिंता मत करो, गु झांगो ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बहुत सुरक्षित है। एनएसए में शामिल होने वाले हर नए सदस्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह वही है जो मुझे आपकी फाइल में भरने की आवश्यकता है। शियाओ लो उस पर चढ़ गया और लेट गया। उसे अभी भी शक था। एनएसए के कुछ लोगों ने मशीन पर बटन दबाने और उसे चालू करने से पहले उसे बिस्तर पर बांध दिया। शियाओ लो को धीरे धीरे एक खोखले सिलेंडर में धकेल दिया गया। वह अंदर लेटा हुआ था। उसके चारों ओर चमकदार रोशनी ने उसकी आंखें खोलना असंभव बना दिया। अध्याय 245 अच्छे और अच्छे का विरोधाभास। हरी रोशनी के जाल ने धीरे धीरे जियाओ लो को सिर से पैर तक स्कैन किया। जियो लो के शरीर की संरचना की एक आभासी छवि जल्द ही डिवाइस से जुड़े मॉनिटर पर दिखाई दी। गु झांगो ने स्क्रीन को तीव्रता से देखा। उन्होंने जियाओ लो को इतना महत्व दिया न केवल इसलिए कि बाद में नष्ट हो गया था, बल्कि जियाओ लो की क्षमताओं के कारण भी। लांग संकुई की क्षमताएं ग्रेड बी थी। जो कोई लॉन्ग संकुई को मारने में सक्षम था उसके पास निश्चित रूप से ग्रेड बी से अधिक क्षमताएं थी। वास्तव में वह एक ग्रेड एस योद्धा भी हो सकता है जिसके पास दिखाने का 1 लाख मौका था। यदि शियाओ लो एक ग्रेड एस योद्धा था तो वह देश का सबसे तेज चाकू बन सकता था। बीप बीप बीप। यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण की एक योद्धा किस ग्रेड का था, अचानक एक भेदी बीपिंग अलार्म बनाया। कंप्यूटर के मॉनिटर पर गार्बल टेक्स्ट दिखाई दिया जो शुरू में सामान्य था। क्या हो रहा है? गु झांगो ने जल्दबाजी में ग्रेडिंग डिवाइस के प्रभारी एनएसए इंजीनियर से पूछा। इंजीनियर ने तुरंत अपने दोनों हाथों से कीबोर्ड पर टैप करना शुरू कर दिया और हैरान होकर कहा, यह अजीब है, डिवाइस एक योद्धा के रूप में अपना ग्रेड निर्धारित नहीं कर सकता है। तुम्हारा क्या मतलब है? गु झांगो चिल्लाया। इंजीनियर भी उलझन में था और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, जब तक पार्टी का परीक्षण एक जीवित चीज है तब तक हमारा यह उपकरण एक योद्धा के रूप में अपना ग्रेड निर्धारित कर सकता है। किसी कारण से डिवाइस इस आदमी का निर्धारण नहीं कर सकता है। गु झांगो ने उसे टोका। अवर्णनीय है। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि वहां पड़ा आदमी इंसान नहीं है या उसे जीवित चीज भी नहीं माना जा सकता है? इंजीनियर बहुत घबरा गया। एनएसए के सर्वोच्च कमांडर के सामने इस तरह की विसंगतिपूर्ण घटना होने के बाद वह शायद अपनी नौकरी खो देंगे। हो सकता है कि डिवाइस में कोई त्रुटि आई हो। मूर्ख, अगर आप एक डिवाइस को ठीक से बनाए नहीं रख सकते हैं तो आप क्या अच्छे हैं? गु झांगो गुस्से में था। वह यह जानने के लिए इंतजार नहीं कर सका कि एक योद्धा जियाओ लो किस ग्रेड का था। अंत में उन्हें बताया गया कि डिवाइस में एक त्रुटि आई थी। इसने तुरंत उसके बुरे गुस्से को भड़का दिया। सभी स्टाफ सदस्य इतने डर गए थे कि वे कांप रहे थे। इंजीनियर ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह इतना घबरा गया था कि ठंडा पसीना उसके शरीर को नीचे गिरा रहा था। डिवाइस का बीपिंग अलार्म अधिक से अधिक जल्दी सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बम नीचे टिक रहा हो और किसी भी समय फटने वाला हो। गु झांगो चौंक गया और जोर से दहाड़ा, उसे इससे बाहर निकालो, जल्दी करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर वहां शियाओ लो के साथ कोई दुर्घटना हो जाती थी तो वह सीधे पागल हो जाता था। इंजीनियर ने केबिन खोलने के लिए डिवाइस के लिए तुरंत कमांड दर्ज किया, लेकिन डिवाइस पर एक लाल बत्ती पहले ही जल चुकी थी। अलार्म गगनभेदी था। इंजीनियर के शरीर पर ठंडा पसीना आ गया क्योंकि उसने पाया कि कमांड में प्रवेश करने के बाद डिवाइस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गु झांगो के पीछे 2 ग्रेड बी योद्धा हवा के तेज झोंके की तरह दौड़े और जियो लो को बेलनाकार डिवाइस से मैन्युअल रूप से बाहर खींच लिया। जैसे ही वे जियाओ लो को सील किए गए ग्लास रूम से बाहर लाए जहां डिवाइस स्थित था, डिवाइस बम की तरह उछाल के साथ फट गया। जियो लो, क्या तुम ठीक हो? गु झांगो ने चिंता के साथ पूछा। शियाओ लो ने उनका समर्थन करने वाले 2 ग्रेड बी योद्धाओं को हाथ से धक्का दिया। वह पीछे मुड़ा और विस्फोट डिवाइस को देखा और कुछ हद तक दोषी स्वर के साथ कहा, चीफ गु, क्या आपने यह नहीं कहा कि यह बहुत सुरक्षित था? गु झांगो शर्मिंदा था और 2 बार हंस रहा था। एक अंधेरे अभिव्यक्ति के साथ वह डिवाइस के लिए जिम्मेदार इंजीनियर पर गरजा, आओ आप इस सवाल का जवाब दें। इंजीनियर इतना डर गया कि वह कांप गया और सीधे फर्श पर बैठ गया। जियाओ लो ने अपने हाथ की एक लहर दी। कोई बात नहीं, उपकरणों में खराबी आना सामान्य बात है। मैंने पहले भी एक कारखाने में काम किया है, इसलिए मुझे यह सब अच्छी तरह से पता है। दरअसल वह कमोबेश दोषी महसूस कर रहा था। एक योद्धा के ग्रेड का निर्धारण करने के लिए उपकरण सिस्टम की उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम लग रहा था। जब वह अंदर था तो वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा को उसके शरीर से चूस लिया गया हो। गु झांगो ने मुस्कुराते हुए शियाओ लो से कहा, ऐसा लगता है कि हम केवल परीक्षण करने के लिए मुख्यालय जा सकते हैं। आश्वस्त रहें, वहां डिवाइस में निश्चित रूप से ऐसी समस्या नहीं होगी। मैं पहले से ही सदमे में हूँ। जियाओ लो ने तुरंत उसे अस्वीकार कर दिया और प्रत्येक शब्द के बीच में रुकते हुए कहा, अब से जो भी इस ग्रेडिंग डिवाइस को लाएगा मैं उस पर पागल हो जाऊंगा। गु झांगो केवल हल्के से हंस सकता था। उसी समय वह इंजीनियर को घूरता है। शियाओ लो को एनएसए की फाइलों में दर्ज किया गया और औपचारिक रूप से ब्यूरो का सदस्य बन गया। उसकी उंगली में एक अंगूठी जोड़ दी गई। अंगूठी साधारण लग रही थी, जैसे कि यह सिर्फ कुछ ऑफ ब्रैक था जिसे कोई सड़क के किनारे शून्य के लिए खरीद सकता था। एनएसए के तकनीकी विभाग द्वारा संसाधित किए जाने के बाद यह सिर्फ जियो लो के लिए बनाया गया एक छोटा ट्रैकर बन गया। यह गु झांगो द्वारा जियाओ लो को दिया गया एक विशेषाधिकार था। ट्रैकर्स को आमतौर पर अन्य एनएसए सदस्यों के लिए शरीर के कुछ हिस्से में सीधे प्रत्यारोपित किया जाता था।
इसके बाद गु झांगो उन्हें एक संपर्क कार्यालय के साथ जोड़ देगा जो उनके और एनएसए के बीच संचार का पुल होगा। शियाओ लो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि एनएसए में शामिल होना अभी भी काफी अच्छा था। कम से कम उन्हें अन्य नौकरियों की तरह हर दिन अंदर और बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। यह फ्रीलांसिंग या साइड जॉब की तरह था। उनका मुख्य कर्तव्य विदेशी दुश्मन बलों को भारी नुकसान पहुंचाना था जब वे देश के इंटरनेट के द्वार खोलने और उन्हें देश में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। एनएसए की शाखा से निकलने के बाद शियाओ लो कैब से ग्वांगमिंग जिला पुलिस थाने पहुंचे। उस रात जिला स्टेशन को सूचित किए बिना मुख्यालय द्वारा प्रवर्तन अभियान चलाया गया था, लेकिन बात निकल गई थी। जिला स्टेशन पर पुलिस ने जियाओ लो के प्रति भय और सम्मान महसूस किया। बेशक उसने इसका बुरा नहीं माना। ड्रैगन गैंग नष्ट हो चुका था, इसलिए उसके लिए अपनी पुलिस की वर्दी उतारने का समय आ गया था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रमुख हो झिझी ने कुछ भी नहीं कहा। वांग योंगजिया कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान पकड़ ली। शियाओ लो द्वारा इस्तीफा पत्र सौंपे जाने के बाद वांग योंगजिया ने उन्हें ध्यान रखने को कहा। सर, वांग लिहू और ये क्यू, जिन्हें पहले ही छुट्टी दे दी गई थी, ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उनकी सारी भावनाएं उस चिल्लाहट में समाहित थी। जियाओ लो ने उन्हें कंधों पर थपथपाया और कहा, इसे ऊपर रखो। आपको ऑल द बेस्ट। जैसे ही वह बोल रहे थे, वह जिला पुलिस स्टेशन से बाहर चले गए। दरवाजे पर वह लियू टिगो में भाग गया। लियू टिगो ने पुलिस की वर्दी और पुलिस टोपी पहन रखी थी। उसके बारे में एक धार्मिक आभा थी। गु क्यानलिन और ये वेंसोंग उसके साथ थे। जियाओ लो चले गए और मुस्कुराते हुए लियू टिगो से कहा, भाई गो, ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही था। आप वास्तव में 22 साल से अधिक उम्र के हैं। मैं 34 साल का हूँ। लियू टिगो वापस मुस्कुराया। वह बूढ़ा के था। विशेष बलों के सदस्य के रूप में यह वह कार्य था जिसने उसे सबसे अधिक संघर्ष में डाल दिया था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि जियाओ लो एक अविश्वसनीय रूप से बुरा आदमी था। उसके संपर्क में आने के बाद वह वास्तव में जियाओ लो को जानता था कि वह कौन था। शियाओ लो ने ड्रैगन गैंग को एक लड़की की वजह से निशाना बनाया जिसे गिरोह ने नुकसान पहुंचाया था। वह एक निर्णायक और दृढ़ व्यक्ति थे। अपने दुश्मनों के लिए जियाओ लो शातिर था। अपने दोस्तों और परिवार के लिए जियाओ लो हमेशा उत्साही था। यदि लियू टिगो को जियाओ लो पर टिप्पणी करनी थी तो उन्होंने कहा होगा कि जियाओ लो अच्छे और बुरे का विरोधाभास था। वास्तव में लियू टिगो मेरा असली नाम नहीं है। मेरा असली नाम है भाई गो। विशेष बलों के सदस्य के रूप में अपना असली नाम प्रकट करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। शियाओ लो ने एक हाथ उठाया और उसे टोका। वह लियू टिगो का असली नाम नहीं जानना चाहता था। वह हमेशा उस आदमी को लियू टिगो के रूप में जानता था। लियू टिगो ने जारी नहीं रखा और सहमति में सिर हिलाया। तुम ठीक कह रहे हो। जियाओ लो ने गु क्यानलिन पर अपनी नजर रखी। अधिकारी गु, निश्चित रूप से आप अभी भी मुझे गिरफ्तार करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। गु क्यानलिन ने अपने दांत किरकिरा कर लिए। अगर आप फिर से कानून तोड़ते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको गिरफ्तार करूंगा। ठीक है, फिर इंतजार करते रहो। जियाओ लो ने पूछा, ओह हाँ, वह लड़की कहाँ है? मैं जा रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे उसे आखिरी बार देखने नहीं दोगे? मैं आपको चेतावनी देता हूँ, बेहतर है कि आप मेरी छोटी बहन से दूर रहें। गु क्यानलिन चिल्लाया। आपके करीब होने से केवल अच्छाई और बुराई में अंतर करने की उसकी क्षमता प्रभावित होगी। जियाओ लो मुस्कुराया। वह और कुछ नहीं कहना चाहता था। अध्याय 246 झांग दशान की शिकायतें। झांग दशान को कैब में आने में ज्यादा समय नहीं लगा था। जियाओ लो ने लियू टिगो, वांग लिहू और ये क्यू को विदाई दी और फिर कैब में चढ़ गए। अरे ओल्ड जियाओ, चलो अब जाकर एक कार खरीदते हैं। लानत है, हमारे पास पहले से ही $1 अरब से अधिक की संपत्ति है, फिर भी हमारे पास एक कार भी नहीं है। अगर शब्द बाहर निकल जाता है तो जियांगचेंग में अन्य मालिक हम पर हंसेंगे। झांग दशा ने वाहन के मुद्दे के बारे में बात करना शुरू करने का इंतजार नहीं किया जो लंबे समय से उनके दिमाग में था। वह जानता था कि जियाओ लो इस दौरान ड्रैगन गैंग को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और यही कारण था कि वह जियाओ लो को लग्जरी कार खरीदने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा था। लेकिन यह देखते हुए कि उनका सफेद कोरोला अब कबाड़ का ढेर था, जियाओ लो के लिए धन्यवाद, उनके लिए दूसरी कार में निवेश करना हर मतलब था। उसके दिमाग में शायद कम से कम कई मिलियन डॉलर के लायक कुछ। जैसा कि जियाओ लो ने सुना, वह यह देखने से खुद को रोक नहीं सका कि झांग दाशान की त्वचा बहुत गोरी हो गई थी और उसके फैशन की समझ ने बेहतर के लिए एक मोड़ लिया था। केवल एक चीज जो वही रह गई थी वह थी उसका परिचित बड़ा मोटा चेहरा। जियाओ लो ने खुद से कहा, उस प्रमुख चेहरे के साथ वह तुरंत 10 मिलियन लोगों की भीड़ के बीच भी झांग दशान को देख सकता था। ठीक है, तो चलो कार डीलर के पास चलते हैं। B1N। अरे हे ओल्ड जियाओ, आप एक निर्णायक स्पष्ट दिमाग वाले व्यक्ति हैं। झांग दशा ने जियो लो के कंधे को थपथपाते हुए उत्साहित हंसी को नहीं रोका और फिर तुरंत कैब ड्राइवर से कहा, सर, क्या आप हमें कार डीलर के पास ले जा सकते हैं? और हाँ, यह एक डीलर होना चाहिए जो लग्जरी कारों में व्यापार करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। कैब ड्राइवर ने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन दिल में उसने थूक दिया और सोचा, तुम दो लानत पोजर। यदि आप सभी के पास वास्तव में $1 अरब से अधिक था तो आपको कैब लेने की आवश्यकता क्यों होगी, है ना? बाहरी रूप से वह पेशेवर व्यवहार का एक मॉडल बना रहा। वह अपने यात्रियों के प्रति उत्तरदायी था और सड़क पर अपनी आंखें और पहिए पर हाथ रखता था। हाँ, तो कंपनी कैसे चल रही है? कोई बड़ी समस्या नहीं है, मुझे उम्मीद है। जियाओ लो ने लोगों की कार्यशाला के बारे में पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झांग दशान हमेशा की तरह आत्मविश्वास से सहज रूप से चिल्लाया, ओल्ड जियाओ, मेरे साथ इसकी देखरेख करते हुए क्या मुद्दे हो सकते हैं? इसके अलावा मेरे अलावा ली जिमिंग, लू क्यूई, लिन चोंगडोंग भी है। वे सभी सक्षम भी है। अय्या, चिंता मत करो, कंपनी का संचालन ठीक है। फिर उसका स्वर कठोर हो गया और उसने कहा, यह सिर्फ जू गुआनसो है। यह सिर्फ परेशान करने वाला है। क्यों, उसके साथ क्या गलत है? जियाओ लो ने भौहें उठाई। और क्या? वह अभी भी मेरी नियुक्ति के बारे में आश्वस्त नहीं है और महसूस करता है कि जब आप दूर हैं तो वह प्रभारी होने के लिए सबसे योग्य है। अब उन्होंने कंपनी में गुड और गुड बना लिए हैं और वह मुझे अलग थलग करने पर तुले हुए हैं। ठीक है, वह मां कर। जू गुआनसोंग के बारे में बात करते हुए झांग दाशान ने अपना गुस्सा निकाल दिया। क्या वह नहीं जानता कि मैं ही वह था जिसने तुम्हें नियुक्त किया था? यह कैसे संभव है कि वह नहीं करता है?
पूरी कंपनी जानती है कि मैं वह व्यक्ति हूँ जिसे आपने कंपनी का प्रभार लेने के लिए नियुक्त किया है। जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में बात की, झांग दशान को उतना ही अधिक काम मिला। उन्होंने हाल ही की एक घटना को याद करते हुए कहा, पिछली कंपनी की बैठक के दौरान हमारे पास महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए थे और मेरी राय जू गुआनसोंग से अलग थी, इसलिए मैंने उनके साथ बहस की। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अंत में मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं आपके लड़कों के क्लब का हिस्सा हूँ और आपकी वजह से ही नौकरी मिली। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं रहूंगा। उसने वास्तव में मुझे इतना परेशान किया कि मैं उसे मारना चाहता था। वैसे भी तो क्या हुआ अगर मैं आपको अपने भाई के रूप में रखता हूँ? मुझे ऐसे भाइयों पर गर्व है। उन्हें क्या लगता है कि वह कौन है और उन्हें मेरी आलोचना करने का क्या अधिकार है? जियाओ लो स्वभाव से अत्यधिक सुरक्षात्मक व्यक्ति नहीं था, लेकिन जब उसने सुना कि झांग दशान को धमकाया गया था तो वह उत्तेजित महसूस किया। वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर जू गुआनसोंग ने सीमा पार नहीं की होती तो झांग दशान ने कभी उससे शिकायत नहीं की होती, अन्यथा। इसके अलावा वह लो की कार्यशाला का मालिक था और यह उसका विशेषाधिकार था कि वह इसे उस व्यक्ति को सौंप दे जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, जबकि वह दूर था। तथ्य यह है कि इस अवधि के दौरान व्यवसाय अभी भी संपन्न था, झांग दशान की क्षमताओं को साबित करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इस दावे में कुछ सच्चाई थी कि झांग दशान उनके गिरोह का हिस्सा था, यह मुख्य रूप से झांग दशान की क्षमताओं के कारण था, जिसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। मैं कंपनी में वापस जाऊंगा और उसके साथ बात करूंगा। भाई, मैं तो बस आपके कहने का इंतजार कर रहा था। एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में मुझे उसे फटकारने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आपके लिए नहीं, कंपनी के सही मालिक के रूप में। वह जू गुआनसोंग निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति में बहुत अधिक परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। झांग दशान शरारत से हंसे। जियाओ लो ने खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ते हुए आंख भरी। नए साल में 1 महीना था और उत्सव का मूड पूरे जोरों पर हो रहा था। सड़क के किनारे सभी डिजाइनों और आकारों की लाल रंग की सजावट की गई थी। ट्रेन स्टेशन पर कई बाहरी कर्मचारी लंबी कतार में इंतजार कर रहे थे। जाहिर है वे सभी घर जाने के लिए ट्रेन टिकट खरीदने के लिए कतार में थे। और जियाओ, आपने बहन हुआंग के बारे में क्यों नहीं पूछा? झांग दशान ने अचानक कहा। हुआंग रोरान? जियाओ लो ने मुड़कर पूछा, मैं उसके बारे में क्यों पूछूंगा? फिर उसने पूछा, क्या तुमने उसे पिछली बार ठीक से उसके रास्ते पर नहीं भेजा था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, क्या आप मेरी क्षमताओं पर संदेह कर रहे हैं? बेशक, मैंने उसे उसके रास्ते पर भेज दिया। लेकिन बहन हुआंग बहुत खूबसूरत है, निश्चित रूप से मेरी चाय का प्याला, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अभी भी विश्वविद्यालय में है। अगर मैं कर सकता हूँ उसके साथ। है। वाह, देखो, मेरा बच्चा उसके बारे में सोचकर गहरे जुनून के साथ हलचल कर रहा है। झांग दशान की सपनों की आंखों में एक लालसा, लेकिन कुछ हद तक विकृत दिखती है। आपका धन्यवाद भाई, मुझे पहले ही उसका संपर्क नंबर मिल गया है। निश्चिंत रहें, वह आपके आसपास कहीं नहीं जाएगी। जब भी वह आपको खोजने के लिए आती है तो यह उसके और मेरे लिए एक दूसरे को जानने का मौका होगा। मेरा मानना है कि जब तक मैं धैर्यवान और दृढ़ संकल्पित हूँ, यह नाजुक फूल एक दिन मेरा होगा। फिर आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए और इसे काम करना चाहिए। आप हुआंग रोरान को 2 साल तक डेट कर सकते हैं और तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि वह स्नातक नहीं हो जाती और फिर उससे शादी नहीं कर लेती। शियाओ लो को कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि वह अभी भी अकेला था, लेकिन वह झांग दशान के लिए ऐसा नहीं चाहता था। बेशक जो लो वास्तव में छात्रों में दिलचस्पी नहीं रखते थे, किसी को अधिक परिपक्व पसंद करते थे, और वयस्कों के बीच सुन यू के अलावा केवल गुकियानशुए ने अपने दिल में हलचल पैदा की थी। लेकिन उसने उसे थोड़ा बहुत निर्दोष पाया, और इसके अलावा वह गुझांगो की बेटी और गुकियानलिन की छोटी बहन भी थी। इन जटिलताओं ने उसे उसके साथ एक गंभीर संबंध बनाने से रोक दिया, और दूरी बनाए रखना सबसे अच्छा होगा। रुको बेटा, 2 साल बहुत लंबा है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैं बहन हुआंग के साथ रिश्ते में रहने का प्रबंधन करता हूँ तो मैं उसे जल्दी से गर्भवती करने की कोशिश करूंगा। आखिर कब से कानून ने विश्वविद्यालय के छात्रों को शादी करने से रोक दिया? जब तक वे कानूनी उम्र से ऊपर है, यह ठीक है, झांग दाशान ने कहा। चियाओ लो अवाक रह गए। करीब आधे घंटे बाद वे जियांगचेंग की सबसे बड़ी कार डीलरशिप पर पहुंचे। हाँ, वास्तव में आपके घमंड की कोई सीमा नहीं है, वहाँ है। $1 अरब की संपत्ति क्या है? एक विश्वविद्यालय के छात्र के लिए समझौता क्यों? यदि आप इतने सक्षम हैं, तो आप अपनी इच्छानुसार किसी भी सुंदरता को प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी जा सकते हैं और भगवान बन सकते हैं। क्या बकवास है। जियाओ लो और झांग दाशान रास्ते में जो बातचीत कर रहे थे उसे देखते हुए कैब ड्राइवर घबरा गया था। वह इस तरह के डींगे मारने वालों से नफरत करता था, हमेशा सोचता था कि वे उससे बहुत बेहतर थे। जब उसने उन्हें गंतव्य पर छोड़ दिया तो उसने उनके चले जाने के बाद उन पर बुरी तरह से थूक दिया, फिर खराब मूड में भाग गया। झांग दशान लंबे समय से एक विशेष कार मॉडल रेंज रोवर एसवी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग व्हीलबेस संस्करण पर नजर रख रहे थे। यह लगभग $1.8 मिलियन में बेचा गया था, जिसमें कर और कुछ अन्य शुल्क शामिल थे, जिससे कुल लागत लगभग $2 मिलियन हो गई। सज्जनों, क्या आप दोनों एक कार खरीदना चाहते हैं? एक विक्रेता चला गया। जियाओ लो और झांग दाशान ने उसे देखा और तुरंत उसे पहचान लिया। क्या संयोग है। यह महिला कोई और नहीं बल्कि फेंग शुलान थी, जो टेस्ट बर्ड्स के पूर्व बॉस फांग चांगले की बेटी थी। फेंग शुलन ने एक बिजनेस सूट पहना था जो उसके पतले, अच्छी तरह से अंग वाली आकृति को बढ़ाता था। टेस्ट बर्ड्स को दिवालिया घोषित किए जाने और फांग चांगले को जेल भेजे जाने के बाद वह कम अभिमानी हो गई थी और सादा लग रही थी। जब उसने जियाओ लो पर नजर डाली तो वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसका झटका गुस्से में बदल गया। उसके पिता फांग चांगले ने जो कुछ भी झेला था उसके कारण उसके लिए उसके मन में गहरी नफरत थी। उसके पिता ने उसे यह भी बताया था कि लो की कार्यशाला के मालिक जियाओ लो उसके निधन का कारण थे। वह बस इतना जानती थी कि उसके पिता दिवालिया हो गए और इस आदमी की वजह से कैद हो गए। जियाओ लो, आप एक क्रूर आदमी है। मैं वही हूँ जिसने आपको नाराज किया है, इसलिए अगर आपको ऐसा करना है तो आपने मेरे पिता को निशाना क्यों बनाया? फेंग शुलन ने मांग की। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोते हुए उसने अपने असली रंगों का खुलासा किया। अध्याय 247 आग। आपके पिता जेल में है क्योंकि वह इसके हकदार है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जियाओ लो ने उसे शांति से जवाब दिया। फांग चांगले के कारावास का उससे कोई लेना देना नहीं था।
और जोर देकर कहा कि ऐसा हुआ यह कहने जैसा होगा कि फांग चांगले जियाओ लो को फंसाने के अपने प्रयास में विफल रहे। फांग चंगले और स्वाद की कलियों का वर्तमान निधन उनकी खुद की गलती थी। यह वह था जिसने अनुचित प्रतिस्पर्धा को कायम रखा और वाणिज्यिक जासूसी की। उन्होंने लोगों की कार्यशाला की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए संवाददाताओं और डॉक्टरों को रिश्वत देने के लिए पैसे भी खर्च किए। फांग चांगले के सभी अपराधों की तुलना रेशम पैदा करने वाले रेशम के कीट से की जा सकती है और अंत में वह कोकून से बंधा हुआ है। सुंदर महिला, केवल लोगों पर आरोप न लगाएं। निश्चित रूप से आप खुद का बचाव करने के लिए हमें दोष नहीं दे सकते, जबकि आपके पिता हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है, इसलिए आप वास्तव में अपने पिता के साथ जो हुआ उसके लिए हमें दोष नहीं दे सकते। झांग दशा ने खुद के साथ पूरी सहमति में बात की और सिर हिलाया। चुप रहो, तुम एक पंख के पक्षी हो, जाहिर है तुम उसका पक्ष लोगे। फेंग शुलान गुस्से से चिल्लाया, उसकी घूरती नजर अभी भी जियाओ लो पर टिकी हुई थी। उसने उससे क्रूरता से कहा, जियाओ लो, एक दिन मैं तुम्हारी लोगों की कार्यशाला को नीचे ले जाऊंगी और वह सब कुछ वापस ले लूंगी जो मेरे पिता का था। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जियाओ लो थोड़ा मुस्कुराया। उसे महिला के साथ बहस करने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि उनके बीच एक बहस दिन के अंत में पूरी तरह से व्यर्थ थी। एक वरिष्ठ विक्रेता तेजी से चला गया, फांग शुलान की ओर सख्ती से देखा और फटकार की आवाज में उसने कहा, शुलान, मैंने आपको कितनी बार याद दिलाया है कि आप मुस्कुराते हुए अपने ग्राहकों की सेवा करें। तुम मेरे शब्दों को कैसे याद नहीं कर सकते? कृपया ग्राहकों के प्रति अपने दृष्टिकोण में अधिक चौकस और उत्साही रहें, उन्हें हमारी सेवा की ईमानदारी महसूस कराएं। अगर मैं कभी आपको अपने ग्राहकों से इस तरह से बात करते हुए देखता हूं, तो आपको अब काम पर आने की जरूरत नहीं है। वह स्पष्ट रूप से फेंग शुलान की श्रेष्ठ थी और फेंग शुलन ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर दिया और हल्के से धनुष के साथ माफी मांगी। मुझे खेद है प्रबंधक, मैं निश्चित रूप से भविष्य में अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। ठीक है, मैं इन ग्राहकों का ख्याल रखूंगा। आप अब अपनी छुट्टी ले सकते हैं और खुद को एक साथ खींच सकते हैं। यदि आप इसी तरह ग्राहकों की सेवा करना जारी रखते हैं, तो हमारा आउटलेट कोई व्यवसाय कैसे करेगा? बिक्री प्रबंधक ने नहीं सुना कि फेंग शुलन ने पहले क्या कहा था, लेकिन वह लगभग एक दशक से बिक्री में काम कर रही थी। उसे केवल यह जानने के लिए एक विक्रेता की बॉडी लैंग्वेज पर एक नजर डालने की जरूरत थी कि क्या वे वास्तव में सेवा प्रदान कर रहे थे या नहीं, और वह फेंग शुलन के प्रदर्शन से बहुत असंतुष्ट थी। फेंग शुलान को अपने ग्राहकों के प्रति कठोर होने के लिए प्रतिष्ठा थी। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। एक बार फेंग शुलान ने एक ग्राहक के साथ बहस भी की थी और बेशर्मी से कहा था कि अगर वह इसे खरीदने में सक्षम नहीं है, तो एक सस्ती स्थानीय रूप से निर्मित कार खरीदने के लिए कहीं और जाए और एक विशेष लैंड रोवर बिक्री आउटलेट पर न जाए। क्या यह कुछ ऐसा था जो एक विक्रेता को कहना चाहिए था? अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फेंग शुलन पूरी तरह से शर्मिंदा होकर चले गए। सज्जनों, मुझे बहुत खेद है, वह यहाँ नहीं है। मुझे आशा है कि उसके खराब रवैये ने आपको किसी भी तरह से नाराज नहीं किया है। एक गर्म मुस्कान के साथ बिक्री प्रबंधक ने जियाओ लो और झांग दशान से कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अच्छे हैं, झांग दशान ने मुस्कुराते हुए कहा। बिक्री प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए अपनी बिक्री की वकालत की। क्या कोई विशेष मॉडल है जिसे आप देखना चाहते हैं? हमारे पास वाहनों की पूरी श्रृंखला है और लैंड रोवर और रेंज रोवर दोनों के लिए विभिन्न मॉडल उपलब्ध हैं। यदि आप आज हमारे आउटलेट से वाहन खरीदते हैं, तो आप 2% छूट का भी आनंद ले सकते हैं। झांग दशान ने रेंज रोवर एसवी ऑटोबायोग्राफी के लॉन्ग व्हीलबेस वेरिएंट का विकल्प चुना। जब उन्होंने मैनेजर को सूचित किया कि वह तुरंत पूरा भुगतान करेंगे, तो एक्सक्लूसिव लैंड रोवर फ्रेंचाइजी का पूरा आउटलेट कम सुबुगाहट में डूब गया। कई युवा सेल्सलेडी थी जो स्पष्ट रूप से स्तब्ध दिख रही थी। उनकी खुली आंखों में टाइकून शब्द स्पष्ट रूप से दर्ज था। वाहन की कीमत $2 मिलियन थी, इसलिए नकद में भुगतान करने के लिए किसी को कितना अमीर होना होगा। बिक्री प्रबंधक को उम्मीद नहीं थी कि आज उसके आउटलेट में इस तरह के विलक्षण बड़े खर्च करने वाले आएंगे। यह एक अप्रत्याशित और स्वागत योग्य आश्चर्य था। और जियाओ, क्या आप भी इसे खरीदने नहीं जा रहे हैं? झांग दशा ने जियो लो से पूछा। अभी के लिए नहीं। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया। वह शायद अगले साल जियांगचेंग में नहीं होंगे, इसलिए उन्हें अपनी आगामी योजनाओं को पूरा करने तक इंतजार करना होगा। झांग दाशा ने उसे मनाने का प्रयास किया और कहा, लानत है, अगर आपके पास ऐसा वाहन है तो लड़कियों को प्राप्त करना आसान है। मानो या न मानो, जब मैं इस एसयूवी को बाहर निकालता हूँ, तो सुंदर लड़कियां निश्चित रूप से मुझे पहले की तुलना में अधिक बार देखने के लिए पीछे मुड़ेंगी। हाँ हाँ सर, आप अपने लिए भी एक क्यों नहीं चुनते? यदि आप एक बार में 2 कारें खरीदते हैं, तो आप और भी अधिक प्रचार का आनंद ले सकते हैं। बिक्री प्रबंधक की आंखें आशा और प्रत्याशा से चमक उठीं। उसके सामने 2 पुरुष समृद्धि के देवताओं की तरह थे। अगर वह एक और कार बेच सकती है, तो उसके पास आगे देखने के लिए एक आदर्श नए साल का जश्न होगा। जियाओ लो ने अभी भी इस पर विचार नहीं किया। उसे कार खरीदने की जरूरत जरूर थी, लेकिन इस समय नहीं। इस बीच फेंग शुलान एक कोने में चुपचाप खड़ा था। उसे नहीं पता था कि क्या महसूस करना है। उसके पिता की कंपनी दिवालिया हो गई थी और परिवार के दोस्त और रिश्तेदार जो अक्सर अच्छे दिनों में उनसे मिलने आते थे, अचानक दूर हो गए। यहाँ तक कि उसके प्रेमी फूजियावे ने भी उसे छोड़ दिया था। पैसे की तंगी से जूझ रही वह पढ़ाई छोड़कर काम शुरू करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसके भाई को भी कारवाश में काम ढूंढना पड़ता था। सब कुछ बदल गया था और अचानक उसे स्वर्ग से नरक में फेंक दिया गया था। उसने अभी भी याद किया कि जियाओ लो ने उस दिन फूजियावे के विला में उससे क्या कहा था। उन्होंने कहा कि हर कुत्ते का अपना दिन होगा और शायद वह अगली बार मिलने पर दूसरों की ओर देखना होगा। उसने तब इस पर कोई विचार नहीं किया। आश्वस्त था कि जियाओ लो इस तरह के शब्द कहने के लिए हास्यास्पद था और अपने सोशल स्टेशन से पूरी तरह से अनजान था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह कितना भयानक आदमी था। उसे उसकी ओर देखने में कुछ दशक नहीं लगे, बल्कि सिर्फ कई महीने लगे। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वास्तविक जीवन, कैसी विडंबना है। अभी के लिए चुयू से वित्तीय मदद के बिना वह शायद जीवित भी नहीं रह सकती थी। अगले दिन महीने का पहला दिन हुआ और लो की कार्यशाला ने हमेशा की तरह अपनी मासिक बैठक आयोजित की। जियांगचेंग में उनके स्टोर के सभी प्रबंधकों और वरिष्ठ प्रबंधन सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। पिछले महीने के प्रदर्शन की समीक्षा करने के अलावा उन्हें आगामी महीने के लिए योजना के विवरण और लक्ष्यों पर भी चर्चा करनी थी।
लो की कार्यशाला के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में झांग दाशान ने पहली बात कही जब उन्होंने आदेश देने के लिए बैठक बुलाई। जू ग्वानसोंग, आपको निकाल दिया गया है। सम्मेलन कक्ष में लोग पूरी तरह से स्तब्ध थे और एक संक्षिप्त क्षण के लिए मृत मौन था। उपराष्ट्रपति को निकाल दिया गया था, क्या चल रहा था? फिर कमरा अचानक बड़बड़ाहट से गूंज उठा और हर कोई एक दूसरे को हैरान करने लगा, पता नहीं क्या हुआ था। सदमे से उबरते हुए जू ग्वानसोंग खड़ा हो गया और झांग दाशान पर चिल्लाया, झांग दाशान, तुम्हारे साथ क्या गलत है? उन्होंने अपनी आवाज उठाई और यहाँ तक कि झांग दाशान को भी डुबो दिया, जिसमें उनकी बेहतर स्थिति की कोई परवाह नहीं थी। उसी समय कई विश्वसनीय अधीनस्थ जिन्हें जू ग्वानसोंग ने पोषित किया था, वे भी खड़े हुए और अपने गुरु के समर्थन में मैदान में शामिल हो गए। राष्ट्रपति झांग, निश्चित रूप से आप हमें स्पष्टीकरण दिए बिना उपराष्ट्रपति जू को बर्खास्त नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष जो कंपनी के सबसे वरिष्ठ कर्मचारियों में से एक है, क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप उन्हें ऐसे ही निकाल सकते हैं? क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप लो की कार्यशाला के प्रभारी हैं और आप जिसे चाहें उसे निकाल सकते हैं? उन्होंने कहा, क्षमताओं के मामले में उपराष्ट्रपति जू आपसे काफी ऊपर है। क्या आप अपने संबंधों का दिखावा करके अनुचित अधिकार ग्रहण नहीं करते हैं और भूल जाते हैं कि आप वास्तव में कौन है? जू ग्वानसोंग की तरह उनके पास झांग दाशान के लिए कोई सम्मान नहीं था। जहां तक उनका सवाल था, जियाओ लो की अनुपस्थिति में जू ग्वानसोंग को कंपनी के सभी मामलों पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नेतृत्व करना चाहिए। ली जिमिंग, लो क्यूई और लिन चोंगडोंग इस बारे में अनिश्चित थे कि वास्तव में क्या हो रहा था और बोलने में असमर्थ थे। राष्ट्रपति जियाओ ने मुझे पूरी कंपनी का प्रभारी बनाया है, इसलिए मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरा अपमान करना राष्ट्रपति शियाओ का अपमान करने के बराबर है। जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ, आप सभी में से कोई भी अब यहाँ काम नहीं करना चाहता है, झांग दाशान ने तेजी से कहा। अब उसके पीछे जियाओ लो के साथ वह जू ग्वानसोंग और उसके गिरोह पर टेबल घुमाना चाहता था। जू ग्वानसोंग ने अहंकार से जवाब दिया, झांग दाशान, मुझे वश में करने के लिए राष्ट्रपति जियाओ का उपयोग न करें। कंपनी में मेरा योगदान यहाँ बैठे सभी लोगों के लिए स्पष्ट है। यहाँ तक कि अगर राष्ट्रपति शियाओ यहाँ होते तो वह मुझे बर्खास्त करने से पहले 2 बार सोचते, आपके स्तर के व्यक्ति से ज्यादा क्या हो सकता है। जब जियाओ लो यहाँ थे तो वह कभी भी इतना अभिमानी नहीं था, लेकिन अब वह खुद को कंपनी का प्रमुख प्रस्तावक मानता था और अपरिहार्य था। जू ग्वानसोंग को उनमें से किसी के लिए कोई सम्मान नहीं था, विशेष रूप से झांग दाशान। वह उसे बेकार मानता था और उसे केवल जियो लो के साथ उसके संबंधों के कारण नौकरी दी गई थी। अध्याय 248, खोने के लिए कुछ भी नहीं। 2 बार सोचो। ओल्ड जियाओ, क्या आपने यह सुना है? यहाँ उपराष्ट्रपति जू के मन में आपके लिए कोई सम्मान नहीं है। झांग दाशान ने अपने राष्ट्रपति को बुलाया और एकदम भी मुस्कान को दबा नहीं सके। जैसे ही उन्होंने बात की, सम्मेलन कक्ष का दरवाजा खोल दिया गया और जियाओ लो अपने बिजनेस सूट में चले गए। उसके चिकने, गोरे और साफ सुथरे चेहरे में ठंडक थी। उनकी विशेषताएं शानदार थी। उनके कोणीय जबड़े, शिष्टता और आत्मविश्वास ने वाइब्स को दूर कर दिया, जिसने दूसरों को उन्हें गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपति जियाओ। जियाओ लो को देखकर हर कोई सहज रूप से खड़ा हो गया, जो उनमें से प्रत्येक के लिए कुछ मायने रखता था। वह एक किंवदंती थे और उन्होंने दिवालियापन और बंद होने के कगार पर खड़े लोगों की कार्यशाला को अपने प्रतियोगी टेस्ट बर्ड्स के जबड़े से बचाया था। यह वास्तव में बिग बॉस है। लो क्यूई हैरान और उत्साहित दोनों था। इतने लंबे समय तक जियाओ लो को नहीं देखने के बाद उसने वास्तव में उसे बहुत याद किया। खुशी ली जिमिंग के चेहरे पर भी लिखी गई थी। जियाओ लो उस तरह के मालिक थे जिन्हें अधीनस्थ जल्दी से पसंद कर सकते थे। ऐसा लगता है कि यहाँ परेशानी है। लिन चोंगडोंग अधिक चौकस थे, क्योंकि उन्होंने पाया कि हर बार जब जियाओ लो उस अभिव्यक्ति के साथ दिखाई देते थे तो कोई न कोई भुगतान करने के लिए बाध्य था, और इस बार वह दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति कौन था, यह काफी स्पष्ट था। राष्ट्रपति जियाओ, आपने कब किया? तुम वापस आ जाओ। जू ग्वानसोंग की अभिव्यक्ति परेशान थी। यह नहीं पता था कि बैठना है या खड़ा होना है, और वह थोड़ा अस्थायी दिखाई दिया। मैं चिंतित था कि अगर मैं वापस नहीं आया, उपराष्ट्रपति जू, आप मुझसे आगे निकल जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमारी कस्टम सामग्री के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव से अधिक प्राप्त करें। हमारी कस्टम सामग्री के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव से अधिक प्राप्त करें। डिस्कवरी फीड। जियाओ लो ने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा, फिर अपने हाथ की एक लहर दी और कहा, बैठो सब लोग, चलो बात करते हैं। हर कोई तुरंत बैठ गया, और पहले के विपरीत वे सभी सीधे बैठ गए, सतर्क और केंद्रित दिख रहे थे। जियाओ लो के कदम रखने से पहले कई लोग जो अचानक बेहोश हो गए थे, उन्हें अपनी आंखें खुली रखने में कोई परेशानी नहीं हुई। सम्मानपूर्वक झांग दाशान ने बीच में अपनी सीट छोड़ दी और लंबी मेज के दाईं ओर बैठ गया। मैं हाल ही में कुछ निजी मामलों में व्यस्त रहा हूं, और मैंने विशेष रूप से राष्ट्रपति झांग को मेरे लिए कंपनी का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया है। जब मैं चला गया तो आप सभी भी राष्ट्रपति झांग को अपना पूरा सहयोग देने के लिए सहमत हुए। लेकिन यहाँ कुछ लोग सोचते हैं कि उन्होंने हमारी कंपनी की महान सेवा की है और अपरिहार्य है। वे सार्वजनिक रूप से उनकी अवहेलना करते हुए राष्ट्रपति झांग के बारे में एक भी जानकारी नहीं देते हैं। जू ग्वानसोंग, आपने वास्तव में मुझे प्रभावित किया है। जियाओ लो मेज पर खड़ा था और झुका हुआ था, मेज पर दोनों हाथ उसके वजन का समर्थन कर रहे थे। उनके शब्दों ने जू ग्वानसोंग और उनके सहयोगियों की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। राष्ट्रपति जियाओ, श्री झांग इस व्यवसाय को चलाने में सक्षम नहीं है। आप कंपनी को उनके हाथों में कैसे छोड़ सकते हैं? अगर यह जारी रहा तो कंपनी जल्द या बाद में कारोबार से बाहर हो जाएगी। जू ग्वानसोंग ने खुद को समझाया। क्या वह वास्तव में इस व्यवसाय को चलाने में सक्षम नहीं है? शियाओ लो ठंडा ठंडा हंसा। तो मुझे बताओ, हाल ही में व्यवसाय कैसा रहा है? क्या कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है? ऐसा लगता है कि ग्राहकों के ऑर्डर बढ़ रहे हैं और उन्होंने संचालन को अच्छी तरह से प्रबंधित किया, फिर भी आप मुझे बता रहे हैं कि वह सक्षम नहीं है। निश्चित रूप से आप यह दावा नहीं करने जा रहे हैं कि वह इस अवधि के दौरान प्रभारी नहीं था और कंपनी ने आपकी वजह से अच्छा प्रदर्शन किया, जू ग्वानसोंग। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जू ग्वानसोंग ने कहा। शियाओ लो ने कहा, आपने ऐसा नहीं किया और आपने हिम्मत नहीं की क्योंकि आपने इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति झांग के लिए परेशानी पैदा करने और उन्हें शर्मिंदा करने के अलावा कुछ नहीं किया। राष्ट्रपति जियाओ, मुझे पता है कि झांग दाशान विश्वविद्यालय में आपका सहपाठी और आपका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन आप मुझे सिर्फ इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि मैंने उनके आदेशों का पालन नहीं किया। कम से कम मैंने लोगों की कार्यशाला को बढ़ते हुए देखा।
मैं पहले से ही यहाँ काम कर रहा था जब फेंग चांगमियाओ बॉस थे और मुझे नहीं लगता कि कंपनी में कोई और है जिसने मुझसे अधिक वर्षों तक काम किया है। अगर आप मुझे सिर्फ अपने दोस्त के लिए निकाल देते हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ, इस कंपनी में कौन अब से अपनी नौकरियों के बारे में सुरक्षित महसूस कर पाएगा? और अगर उन्होंने गलती से आपके दोस्त को नाराज कर दिया तो आप उन्हें दंडित करने में संकोच नहीं करेंगे? क्या आप चिंतित नहीं है कि कंपनी में अब एकता की कोई भावना नहीं होगी और ऐसा करने से वह बिखर जाएगी? जू गुआनसोंग ने एक तरह से जवाब दिया जिसमें चित्रित किया गया था कि उनके दिल में कर्मचारियों का हित था। इस मोड़ पर वह वापस नहीं मुड़ सकता था और उसकी सबसे अच्छी उम्मीद जियाओ लो के डर के बिना आगे बढ़ने की थी, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्हें यह माना जाना चाहिए कि उनके पास जियाओ लो के साथ बहस करने के लिए दृढ़ विश्वास और साहस था। कंपनी के सभी प्रमुख कर्मचारियों के सामने ऐसा करने से उनकी स्थिति मजबूत होगी। तो क्या होगा अगर जियाओ लो वापस आ गया था? वह ईमानदारी से विश्वास नहीं करता था कि जियाओ लो वास्तव में उसे आग लगाने की हिम्मत करेगा। जैसा कि उसने आशा की थी, उसकी बातें सुनकर हर किसी की आंखों में संदेह की एक झलक बन गई। जू गुआनसोंग को केवल झांग दशान के प्रति अशिष्ट होने के लिए निकालना अनुचित और निराशाजनक निर्णय था। डर उनके दिमाग में पैदा हो गया था और यह जू गुआनसोंग के लाभ के लिए खिला। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? शियाओ लो ने शांति से उसकी ओर देखा। मैं हिम्मत नहीं करता, आप लोगों की कार्यशाला के मालिक हैं और हम सभी आपके अधीनस्थ हैं। आप जिसे चाहे निकाल सकते हैं, मैं बस आपको याद दिला रहा हूं कि हम सभी को निराश न करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक इमारत कितनी ऊंची है, जब तक इसकी नींव अस्थिर है यह ढह जाएगी। जू गुआनसोंग ने भीड़ की भावना से खेलते हुए निष्पक्ष तरीके से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनके शब्द उनके दिल की गहराई से गंभीर लग रहे थे और यह श्रोताओं की आत्माओं को छू गया। यहाँ तक कि लो क्यूई और ली जिमिंग ने महसूस किया कि जियाओ लो अनुचित था, दूसरों को और क्या। सर, उपाध्यक्ष जो कंपनी के प्रति वफादार है और हमेशा कड़ी मेहनत करते रहे हैं। यदि आप उन्हें सिर्फ इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति झांग के साथ कई बार अशिष्ट व्यवहार किया है, तो मैं सबसे पहले आपत्ति जताऊंगा। हाँ, राष्ट्रपति जियाओ, कृपया हमें निराश न करें क्योंकि हम सभी कंपनी के प्रति वफादार हैं। कंपनी की बैठकों के दौरान अलग अलग विचार होना सामान्य है। उपराष्ट्रपति जू ने केवल अपनी राय व्यक्त की, वह जानबूझकर राष्ट्रपति झांग के प्रति असभ्य नहीं थे। अगर इसकी अनुमति भी नहीं दी जाती है तो अगली बार बैठकों में बोलने की हिम्मत कौन करेगा? एक अच्छे निर्णय के लिए सभी को एक टीम के रूप में काम करने और सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लेने की आवश्यकता होती है। अगर हमारे लिए अपने विचारों को आवाज देने की स्वतंत्रता भी नहीं होती तो बैठक की कोई आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्रपति झांग भी सभी निर्णय खुद ले सकते थे। जू गुआनसोंग के विश्वसनीय अधीनस्थों ने उनके समर्थन में बोलना शुरू कर दिया। वे दृढ़ता से मानते हैं कि जियाओ लो नरम हो जाएगा। लेकिन जियाओ लो सिर्फ मुस्कुराया और जू गुआनसोंग को ठंडा देखा और कहा, जू गुआनसोंग, क्या आप वास्तव में नहीं जानते कि मैं आपको क्यों निकाल रहा हूँ? जू गुआनसोंग थोड़ा स्तब्ध था और उसे अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने एक दो बार सूख कर खांसी की और खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। यह सब या कुछ भी नहीं था। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के दृढ़ विश्वास के साथ बात की जिसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। राष्ट्रपति जियाओ, अपने शब्दों में कमी न करें, बस इसे जोर से कहें। एक सीधे पैर को टेढ़े मेढ़े जूते का कोई डर नहीं है। मैं, जू गुआनसोंग, अपनी गरिमा की कसम खाता हूँ और कभी भी कंपनी के लिए हानिकारक कुछ भी नहीं किया है। क्या आप? जियाओ लो उपहास में हंसे, फिर जमकर पुकारा, डिपार्टमेंट हेड गो। सम्मेलन कक्ष का दरवाजा खोल दिया गया। कार्यालय की पोशाक में एक महिला अंदर आई, उसका चेहरा पीला और असहज था। गोफू, वित्त विभाग के प्रमुख। केवल तभी सभी को एहसास हुआ कि बैठक शुरू होने पर गोफू सम्मेलन कक्ष में नहीं थे। जू गुआनसोंग को भी अभी इसका एहसास हुआ था। उसकी अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया और उसने गोफू को एक सार्थक घूरने के साथ डाला, जैसे कि उसे कुछ चेतावनी दे रहा हो। वापस आने के बाद मैंने जो पहली चीज की वह वित्त विभाग का दौरा करना और उस अवधि के लिए खातों की जांच करना था जब मैं चला गया था और मुझे एहसास हुआ कि विभाग के प्रमुख गो ने वित्तीय रिपोर्टों में हेरफेर किया था। जियाओ लो ने बहुत शांति से कहा। जब जियाओ लो बात कर रहे थे, झांग दाशान ने सम्मेलन कक्ष में प्रोजेक्टर चालू किया, तुरंत दो फाइलों पर क्लिक किया और स्क्रीन पर विचाराधीन रिपोर्ट को प्रोजेक्ट किया। दो वित्तीय रिपोर्ट प्रदर्शित की गई, एक अंतरिम और दूसरी बाहरी। इससे पता चला कि लेनदेन की अंतिम रकम को छोड़कर दोनों की सामग्री समान थी। उन्होंने कहा, कंपनी इस वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार कर का भुगतान करती है। कुल लेनदेन के मद के तहत बाहरी रिपोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट की तुलना में $50 लाख कम राशि है। हालांकि वित्त विभाग द्वारा कंपनी को रिपोर्ट किया गया कर व्यय हमारे द्वारा भुगतान किए जाने वाले करों की वास्तविक राशि से लगभग $2 लाख अधिक है। यह $2 लाख सरकार के खजाने में नहीं गए, न ही यह यहाँ बैठे सभी लोगों की जेब में गए। जियाओ लो ने गोफू की ओर अपनी नजर घुमाई और मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया। विभाग के प्रमुख गो, हमें बताएं, यह किसकी जेब में घुसा? जब तक आप सच कहते हैं, मैं आपके मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, यह देखते हुए कि अभी तक कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं हुआ है। अध्याय 249, हॉट गपशप। पूरा सम्मेलन कक्ष अचानक शांत हो गया। विभाग के प्रमुख गो के कहने की प्रतीक्षा कर रहा था। ये यूनिट मैनेजर थे जो कंपनी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और वित्तीय मामलों से परिचित थे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि किसी ने कंपनी से पैसे निकाले हैं। विचाराधीन राशि कर प्रावधानों से लगभग 2 लाख थी, जिसे अंतिम रिपोर्ट की शुद्ध आय में समायोजन के बाद कहीं और भेज दिया गया था। जिस दिन सरकार के कर विभाग को पता चल जाएगा, और वे हमेशा ऐसा करते हैं, कंपनी को अपने शीर्ष अधिकारियों के लिए गंभीर दंड और यहाँ तक कि जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। कर चोरी और धोखाधड़ी कानून द्वारा दंडनीय थे। गोफू ने जियाओ लो को डरपोक रूप से देखा। उसे वास्तव में नहीं पता था कि उसने जियाओ लो को सब कुछ क्यों बताया। उसने बस महसूस किया कि उसके सिर में एक आवाज उसका मार्गदर्शन कर रही थी, जिससे वह लेखांकन धोखाधड़ी पर हर विवरण का खुलासा कर रही थी। उसे क्या पता था कि उसे जियाओ लो द्वारा सम्मोहित किया गया था। विभाग के प्रमुख गो, क्या आप कुछ नहीं कहेंगे? जियाओ लो ने धीरे से कहा। गोफू कांपते हुए अपने खुलासे को आगे बढ़ाते हुए, यह उपराष्ट्रपति जू है। कर प्रावधान से लिए गए $2 लाख से अधिक में से $1,50,000 उपराष्ट्रपति जू को गए, मैंने केवल लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपना मुंह बंद करो। जू गुआनसोंग चिल्लाया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसके माथे पर एक नस स्पष्ट रूप से उभरी हुई थी। उन्होंने गोफू को घूरकर कहा और चिल्लाना जारी रखा, आप निराधार आरोप लगा रहे हैं। यह मानहानि है। मुझे बदनाम करने के लिए मैं आप पर मुकदमा करूंगा।
उनके चारों ओर उदारतापूर्वक लार छिड़कने के साथ उनके करीब बैठे लोगों ने अनजाने में कवर ले लिया। जू ग्वानसोंग, ईमानदार रहें और अपने आप से पूछें क्या वह वास्तव में आपको बदनाम कर रही है, जियाओ लो ने शांति से कहा। जियाओ लो हमेशा से इस मामले को जू ग्वानसोंग के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में उपयोग करना चाहता था, लेकिन यह देखते हुए कि चीजें कैसे आगे बढ़ी थी, उनके पास जू ग्वानसोंग के करियर को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। जब शियाओ लो दूर थे, इस व्यक्ति ने वित्त विभाग के प्रमुख के साथ दुर्व्यवहार का एक स्पष्ट कार्य किया था और कंपनी से पैसे का गबन किया था। किसी भी बॉस को विश्वास के इस तरह के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जू ग्वानसोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना तर्क रखा, यह एक मुश्त मानहानि है। बिना किसी सबूत के वह किसी को भी अपराधी के रूप में दावा कर सकती थी। जियाओ लो पर अपनी नजर रखते हुए उन्होंने कहा, मुझे पता है ये सभी तथाकथित सबूत आपके द्वारा व्यवस्थित किए गए हैं, है ना? तुम मुझे निकालना चाहते हो, लेकिन अगर आप मुझे केवल इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि मैंने आपके भाई को नाराज कर दिया है, तो यह केवल हमारे कर्मचारियों के मन में संदेह पैदा करेगा और हमारी कंपनी की एकता को प्रभावित करेगा। तो आप सही बहाना लेकर आए हैं, मुझ पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। यह आपको मुझे निकालने का एक अच्छा कारण देता है। जियाओ लो, आप वास्तव में इन अंडरहैंड कॉर्पोरेट ट्रिक्स में अच्छे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने एक रैली में हाथ उठाकर वहां मौजूद सभी प्रमुख कर्मचारियों से जोर से घोषणा की, साथियों, कृपया धोखा न दे, मैं निर्दोष हूं। शियाओ लो मुझे छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए साजिश और चालबाजी का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने पहले से ही इस कंपनी में लगभग 15 वर्षों तक काम किया है और मैंने यहाँ अपने जीवन के सबसे अच्छे साल समर्पित किए हैं, लेकिन अंत में क्या यह वह परिणाम है जिसके मैं लायक हूँ? साथियों, आपके दिल में क्या आप सभी चिंतित महसूस नहीं करते हैं? ऐसे बॉस के साथ क्या आप सभी अभी भी मन की शांति के साथ अपने काम पर प्रदर्शन कर सकते हैं? उन्होंने कहा, उपराष्ट्रपति जू ने जो कहा है वह सही है, यह सब साजिश है। राष्ट्रपति शियाओ का लक्ष्य स्पष्ट है, वह सिर्फ उपराष्ट्रपति जू को हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, यह निराशाजनक है कि वह उपराष्ट्रपति जू के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे सबसे लंबे समय तक सेवारत कर्मचारियों में से एक है। वह हमारे साथ इंसानों की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, बावजूद इसके कि हम कंपनी के लिए बहुत मेहनत और बलिदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरा सुझाव है कि हम सभी एक साथ खड़े हों और राष्ट्रपति शियाओ के इस अनुचित कदम का विरोध करें। जब तक हम एकजुट हैं, हमारे पास संख्या में सुरक्षा है और वह हम सभी को गोली नहीं मार सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो कंपनी परिचालन जारी रखने में सक्षम नहीं होगी। जू ग्वानसोंग के अनुयायी मुखर थे और उनके दृष्टिकोण विद्रोही और अभिमानी थे। वे सभी जू ग्वानसोंग द्वारा पदोन्नत किए गए थे और उसके प्रति बहुत वफादार थे। उनमें से खुद जू ग्वानसोंग के रिश्तेदार भी थे, जिन्होंने गुट ओ को बनाया, जिसने जू ग्वानसोंग को संगठन में अपना अटूट समर्थन दिया। बूम! मेज पर बैठे लोग डर के मारे अपनी सीटों से लगभग कूद गए। झांग दशान गुस्से में था और अपनी कुर्सी से उठ गया, अपनी दोनों हथेलियों को मेज पर जोर से पटक दिया। बड़े ग्राहक दुकानदारों को धमकाएंगे और बुरे नौकर अपने मालिकों को धमकाएंगे। मैंने एक बार सोचा था कि ये टेलीविजन नाटकों में कथानक से ज्यादा कुछ नहीं थे, इसलिए मुझे कम से कम उम्मीद थी कि मुझे वास्तविक जीवन में इसे देखने का मौका मिलेगा। कुत्ते को पीटने के लिए जल्द ही एक छड़ी मिल जाती है, जू ग्वानसोंग ने गहरी भावना में कहा, फिर नाटकीय रूप से स्वर्ग की ओर देखा, अपने भाग्य से इस्तीफा दे दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी धर्मी व्यक्ति के साथ गलत हुआ हो। उनका प्रदर्शन त्रुटिहीन था। जिन लोगों ने पहले जू ग्वानसोंग की भावुक अपील सुनी थी और उसके बाद जो समर्थन की आवाजें आई थी, उनमें से कई लोग प्रभावित हुए थे। संदेह के बीज वास्तव में बोए गए थे। कमरे में मौजूद लोग अपनी खुद की भलाई के लिए अपनी चिंताओं और चिंताओं को दूर नहीं कर सकते थे। यह कि उनके अध्यक्ष जियाओ लो सिर्फ अपने तरीके से पाने के लिए धोखे के इस अनैतिक स्तर तक गिर सकते हैं, कंपनी में उनके अपने भविष्य पर सवाल उठाता है। ली जिमेंग, लो क्यूई और लिंग चोंगडोंग ने एक दूसरे को देखा और तटस्थ रहने का विकल्प चुना। हालांकि वे आश्वस्त थे कि जियाओ लो उस तरह का व्यक्ति नहीं था, उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल था कि जू ग्वानसोंग कंपनी से धन का गबन करेगा। आखिरकार वह पहले से ही उपाध्यक्ष के स्तर तक पहुंच गया था और एक उच्च वार्षिक वेतन के अलावा उसे प्रत्येक वर्ष के अंत में महत्वपूर्ण बोनस भी मिलेगा। निश्चित रूप से उसे संगठन से लूटने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या आप तैयार हैं? जियाओ लो ने जू ग्वानसोंग पर उदासीन दृष्टि डाली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जू ग्वानसोंग ने एक ऐसे व्यक्ति के व्यवहार के साथ पोज दिया जिसमें छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसने अपना सिर ऊंचा रखा। एक दोषी व्यक्ति इस तरह से कार्य नहीं करेगा। जियाओ लो ने उसके साथ परेशान नहीं किया और इसके बजाय गोफू को देखने के लिए मुड़ गया और उससे सवाल किया, डिपार्टमेंट हेड गो, मैं भी सबूतों को देखना चाहता हूँ। चूंकि आपने कहा कि जू ग्वानसोंग ने पैसा ले लिया है, इसलिए आपको सभी को समझाने के लिए सबूत प्रदान करना होगा, अन्यथा वे सोचेंगे कि आप केवल उन्हें बदनाम कर रहे हैं। गोफू ने अपने होंठ को काटा और थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर उसने अपने हैंडफोन को पकड़े हुए हाथ उठाया। मेरे फोन पर बैंक लेनदेन रिकॉर्ड है। उपराष्ट्रपति जू के निर्देशों के अनुसार मैंने $1,50,000 चीन के औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक में एक खाते में स्थानांतरित कर दिए। खाताधारक वांग जुएली नाम की एक महिला है। वांग शुएली? वह महिला कौन थी? वह जू ग्वानसोंग से कैसे संबंधित थी? हर किसी ने त्वरित नजरों का आदान प्रदान किया और इस बार वे हैरान थे। क्या कथानक में एक और मोड़ था? जू ग्वानसोंग का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह जल्दी से ठीक हो गया और आत्मविश्वास से स्पष्ट आवाज में कहा, मैं किसी भी वांग जुएली या झांग जुएली को नहीं जानता। चालाकी से अच्छे माप के लिए नाम की भिन्नता में फेंक दिया। शर्ली, यह उसका अंग्रेजी नाम है, क्या आप हमेशा उसे इस तरह से संबोधित नहीं करते हैं? गोफू ने कहा और उसकी आवाज में ईर्ष्या की एक झलक का पता लगाया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। अगर राष्ट्रपति जियाओ ने आपको मुझे काटने का निर्देश दिया था, तो आप वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं जिसे काटने का काम सौंपा गया है। जू ग्वानसोंग हंसने लगा। क्या आप जानते हैं? उस अपमानजनक शब्द के उपयोग को सुनकर गोफू ने उसे एक दर्द भरी मुस्कान दी, क्योंकि उसने ठंडा जवाब दिया, जू ग्वानसोंग, तो मैं आपकी आंखों में एक पागल हूँ। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे और वह अविश्वसनीय रूप से आहत थी। हर कोई हैरान था। बस क्या हो रहा था? यह उस क्षण था जब गोफू ने अपना मन बना लिया। उसने अपने फोन में निजी भंडारण खोला और जू ग्वानसोंग को उजागर किया कि वह क्या था।
जब सामग्री सभी के सामने प्रस्तुत की गई थी तो इससे हलचल मच गई क्योंकि फोल्डर बिस्तर में गोफू और जू गुआनसोंग की तस्वीरों से भरा था। हर तस्वीर में जू गुआनसोंग नग्न में सो रहा था, थका हुआ लग रहा था और गोफू ने सेल्फी शॉट्स में अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा रखा था। जू गुआनसोंग सदमे से सुस्त था और उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक एक लड़के की तरह थी जो कुकी जार में अपने हाथों से पकड़ा गया था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गोफू मोटेल के कमरों में सेक्स करने के बाद उनकी तस्वीरें लेगा। जैसा कि आप सभी ने देखा है, मैं जू गुआनसोंग के साथ एक अनैतिक संबंध बनाए हुए हूँ, या इसे दूसरे तरीके से कहें तो मैं हूँ दूसरी औरत। नरक में एक औरत की तरह कोई क्रोध नहीं है। गोफू ने जू गुआनसोंग से प्यार किया था, लेकिन उसने बेरहमी से उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और अब वह केवल विश्वासघात और घृणा महसूस कर रही थी। प्यार जितना गहरा होता है, नफरत उतनी ही गहरी होती है। वह रो पड़ी और जितनी गरिमा के साथ वह इकट्ठा कर सकती थी उससे कहा, मैंने उसके सो जाने के बाद चुपके से ये सभी तस्वीरें ली। वह मुझे कभी भी उसकी तस्वीरें लेने की अनुमति नहीं देता था। मैंने कभी भी हमारे खुशहाल समय के स्मृति चिन्ह के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उनका उपयोग करने की योजना नहीं बनाई। शायद आप सभी सोचते हैं कि मैं बेशर्म हूँ या गूंगा हूँ, लेकिन कौन सी महिला एक आदमी के साथ प्यार में पड़ने के बाद नहीं होगी। हालांकि मुझे पता था कि इस अफेयर का अच्छा अंत नहीं होगा, फिर भी मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। अध्याय 250, अगला गंतव्य। कॉन्फ्रेंस रूम में गोफू के कबूलनामे का असर भागे हुए मालगाड़ी की तरह हुआ और हर किसी के होश उड़ गए। वे बस मृत मौन में बैठे थे, भ्रम में। जो कुछ अभी प्रकट हुआ था उसे संसाधित करने की कोशिश कर रहे थे। किसने सोचा होगा कि वित्त विभाग के प्रमुख गोफू जू गुआनसोंग के साथ यौन संबंध में थे, और इसके लुक से उन्होंने इस रिश्ते को काफी समय तक बनाए रखा था। यह चौंकाने वाला है, लो क्यूई ने कहा, अपने सदमे को रोकने में असमर्थ। झांग दाशान मुस्कुराया और आदमी को थम्स अप देते हुए वह चाहक उठा, जू गुआनसोंग, आपकी एक पत्नी और बच्चे हैं, फिर भी आप अभी भी संबंध रखने और एक मालकिन रखने में सक्षम है। वाह, तुम कैसे आदमी हो। हर कोई जानता था कि वह व्यंग्य कर रहा था। कंपनी के प्रमुख कर्मचारी जिन्होंने शुरू में जू गुआनसोंग का समर्थन किया था, अब उपाध्यक्ष के लिए केवल अवमानना थी। यदि जू गुआनसोंग अपने कार्यस्थल में एक गुप्त संबंध रखने के लिए तैयार था और उसकी पत्नी को पता चले बिना आदमी पर कितना भरोसा किया जा सकता था। जू गुआनसोंग ने झांग दाशान की चुटकी को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय उन्होंने गोफू की ओर इशारा किया और गुस्से में उड़ गए। वह गर्जा, हाँ, तुम्हें जियाओ लो से कितना पैसा मिला। आप एक महिला के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद करके भी मुझे बदनाम करने के लिए तैयार है। क्या आपको लगता है कि मैं आपके बाद किसी को भेजने की हिम्मत नहीं करूंगा। वह गहरी पीड़ा और अपमान में था और लगभग अपना दिमाग खो रहा था। वह अब और शांत नहीं रह सकता था। गोफू को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह आदमी अभी भी अपने कुटिल खेल में था और उसने धीरे से जवाब दिया, आपको बदनाम करें। जू गुआनसोंग, क्या आप कह रहे हैं कि ये सभी तस्वीरें नकली हैं। बेशक वे नकली है, वह आदमी मैं बिल्कुल नहीं हूँ, आपके पास उन्हें फोटोशॉप होना चाहिए। जू गुआनसोंग उन्मादी रूप से चिल्लाया, यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसने क्या किया था। फोटोशॉप? ठीक है, आईटी विभाग के हमारे सहयोगी यहाँ है, उन्हें तस्वीरें देखने दे और देखे कि क्या वे फोटोशॉप किए गए हैं या नहीं। गोफू ने तस्वीरों की सत्यता की जांच करने के लिए आईटी के सबसे वरिष्ठ कंप्यूटर इंजीनियर को अपना फोन फेंक दिया और यह पता लगाया कि क्या किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। जू गुआनसोंग ने जल्दबाजी में प्रतिक्रिया व्यक्त की थी क्योंकि वह बहुत गहरे में था और उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस महिला का दिल टूट गया था उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इन तस्वीरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। हाँ, अगर किसी छवि को फोटोशॉप किया गया था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कितनी अच्छी तरह से छेड़छाड़ की गई थी, यह वर्णिक विपथन जैसे संकेत छोड़ देगा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तस्वीरें केवल फोन में निर्मित एनहांसमेंट इफेक्ट्स द्वारा बदल दी गई थी, लेकिन इसमें लोग और पृष्ठभूमि सभी वास्तविक है और निश्चित रूप से यहाँ कोई जालसाजी नहीं है। आईटी इंजीनियरों ने जू गुआनसोंग के इस दावे का खंडन किया कि तस्वीरों की बारीकी से जांच करने के बाद उनसे छेड़छाड़ की गई है। वे सभी उन्नत कंप्यूटिंग प्रमाणपत्र वाले कर्मचारी थे और उनके पास यह निर्धारित करने के लिए अनुभव और ज्ञान था कि चित्र वास्तविक थे या नहीं। हर कोई अब जू गुआनसोंग को देखने के लिए मुड़ गया। कुछ ने पत्थर का सामना किया जबकि अन्य ने आक्षेप की क्षणभंगुर नजरें दी। जू गुआनसोंग, आपको और क्या कहना है। जियाओ लो ने अपने होठों के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान के साथ उसे देखा। मालकिन रखना उनके समाज में अनैतिक और अस्वीकार्य था। अब जब उनके कार्यों को प्रकाश में लाया गया था तो उनकी प्रतिष्ठा और वर्षों से उन्होंने जो छवि बनाई थी वह एक पल में चली गई थी। जू गुआनसोंग की अभिव्यक्ति अब बदसूरत हो गई। उसने अपने दांतों को किरकिरा कर लिया और गोफू पर उग्र रूप से चमक गया। फिर उसका संयम लौट आया। वह अचानक ठंडे से हंसे और कहा, तो क्या होगा अगर मेरा इस महिला के साथ संबंध है। यह सहमति से था, इससे क्या साबित होता है। यह सिर्फ साबित करता है कि वह एक ऐसी महिला है जो खुद को धोखा देने के लिए तैयार है, बस इतना ही। आज हम गबन के जिस मामले की चर्चा कर रहे हैं उसका मुझसे क्या लेना देना है। कुछ नहीं। गोफू के आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही थी। यह वह आदमी था जिसने हमेशा उसे अपने प्रेमी के रूप में संदर्भित किया था और उसे हमेशा के लिए प्यार करने का वादा किया था, या यूं कहें कि वह मूर्खतापूर्ण तरीके से इस पर विश्वास करने को तैयार थी। डिपार्टमेंट हेड गो, क्या आप हमें इस वांग ज्वेली के बारे में बता सकते हैं। जियाओ लो ने विषय को सही रास्ते पर वापस ले लिया। जू गुआनसोंग के चेहरे पर एक चिंतित भाव बन गया, लेकिन यह जल्द ही बीत गया क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि गोफू अपने बैंक विवरण के अलावा वांग ज्वेली के बारे में बहुत कुछ जानता था। यहाँ तक कि अगर वह कुछ जानती थी तो वह उन्हें केवल अटकलों के रूप में चुनौती देगा। वांग ज्वेली उसका प्रेमी है। गोफू के ऐसा कहते ही पूरा सम्मेलन कक्ष फिर से बकबक से गूंज उठा। क्या हो रहा था। जू गुआनसोंग न केवल एक बल्कि दो मालकिन रख रहा था। वास्तव में यह ओवरबोर्ड हो रहा था। अरे तुम यहाँ क्या कह रहे हो। यदि आप और अधिक बकवास करने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपके पीछे किसी को भेजूंगा। जू गुआनसोंग रहस्योद्घाटन से उबर रहा था और वह उस पर गुस्से से चमक रहा था। जू गुआनसोंग, अभी के लिए चुप रहो, क्या आप कर सकते हैं। जियाओ लो ने उसे घूरते हुए कहा, यह जो मुझे अंकुरित कर रही है वह मुझे बदनाम कर रही है, मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा। जियाओ लो दृढ़ता से चिल्लाया और इस बार उसने एक शक्तिशाली आभा निकाली जिससे सम्मेलन कक्ष में हर कोई बैठ गया।
जू गुआनसोंग ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की और यहाँ तक कि उसकी आत्मा ने भी उसे छोड़ दिया। वह ठंडे पसीने से टूट गया, अपनी कुर्सी पर वापस गिर गया और डर के मारे जियाओ लो को चौड़ी आंखों से देखा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इतनी बार मारने के बाद जियाओ लो ने लंबे समय से एक अशुभ और डराने वाली आभा विकसित की थी। जू गुआनसोंग जैसा एक साधारण व्यक्ति कभी भी इस तरह के बल का विरोध नहीं कर सकता था। विभाग प्रमुख गो, कृपया जारी रखें, जियाओ लो ने गोफू को बोलना जारी रखने के लिए कहा। गोफू ने सिर हिलाया और लार का एक मुंह निगल लिया क्योंकि वह सदमे से उबर गई थी। उसने समझाया, जू गुआनसोंग समझ में नहीं आता कि एक महिला कैसा महसूस करती है। मैं उसे बहुत प्यार करता था और मैं उसके आसपास की किसी भी महिला की पूरी तरह से जांच करूंगा। हाँ, कि वांग जुएली जू गुआनसोंग के प्रेमी है। उसे खुश रखने के लिए उसने उसे साउथ लेक बे में एक सीव्यू हाउस भी खरीदा। सीव्यू हाउस की खरीद सटीक कारण था कि जू गुआनसोंग के नकदी प्रवाह में एक छोटी कमी दिखाई दी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे वित्तीय रिपोर्ट में बदलाव करने के लिए राजी कर लिया। इसका हिसाब इसी बात से है। अब जब सच्चाई आखिरकार प्रकाश में लाई गई थी तो सभी ने खुले तौर पर जू गुआनसोंग को आक्षेप और घृणा का रूप दिया। जैसे कि मालकिन रखना पर्याप्त नहीं था, उसने गोफू को धोखाधड़ी करने के लिए बात करने का दुस्साहस भी किया ताकि वह पैसे निकाल सके और इसका इस्तेमाल अपनी दूसरी मालकिन को खुश करने के लिए कर सके। इस आदमी के पास आत्मा नहीं थी। तो क्या आपके पास कोई सबूत है कि वांग जुएली जू गुआनसोंग का प्रेमी है? जियाओ लो ने गोफू से पूछा। हाँ। गोफू ने सिर हिलाया और जू गुआनसोंग के हैंडफोन की ओर इशारा किया जिसे उसने मेज पर रखा था। वांग जुएली का वीचैट उपयोगकर्ता नाम उसका अंग्रेजी नाम शर्ली है और वे कई विचारोत्तेजक संदेश भेज रहे हैं। भले ही वह नियमित रूप से चैट हिस्ट्री को डिलीट कर देता है, लेकिन मेरा मानना है कि आईटी डिपार्टमेंट के हमारे सहकर्मी निश्चित रूप से उन्हें रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा वांग जुएली का संपर्क उनके फोन संपर्कों में भी सहेजा गया है, इसलिए हमें सच्चाई का पता लगाने के लिए उसे कॉल करने की आवश्यकता है। जियाओ लो ने जू गुआनसोंग को देखा और ठंडे, धमकी भरे स्वर में कहा, जू गुआनसोंग, क्या आप अभी भी इस कार्य को जारी रखना चाहते हैं? जू गुआनसोंग का चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया था और वह कांप रहा था। बहुत संकट की स्थिति में वह अपनी कुर्सी से फिसल गया और फिर फर्श पर घुटने टेक दिया। उसने अपमान में अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और अपना सिर नीचे लटका लिया। सुबकते हुए उन्होंने अपने गलत कामों को स्वीकार किया, कहने के लिए सही शब्दों के साथ संघर्ष करते हुए, राष्ट्रपति जियाओ, आई मैं दोषी हूँ। यह एक खेदजनक दृश्य था, एक बड़े आदमी को एक बच्चे की तरह रोते हुए देखना। जियाओ लो अवमानना के साथ मुस्कुराया, फिर जू गुआनसोंग के विश्वसनीय अनुयायियों की ओर अपनी नजर घुमा दी। वे अंधेरे में छिपे चूहों की तरह दिखाई दिए और अचानक तेज धूप के संपर्क में आए। वे आत्मजागरूक, घबराए हुए और खोए हुए लग रहे थे। कोई भी जियाओ लो को आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पुलिस के आने में ज्यादा समय नहीं लगा और वे जू गुआनसोंग को दूर ले गए। गोफू के लिए जियाओ लो ने अपने मामले को वादे के अनुसार आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन लो की कार्यशाला उसे एक कर्मचारी के रूप में बनाए नहीं रख सकी। जू गुआनसोंग के सभी विश्वसनीय अनुयायियों को उसी दिन निकाल दिया गया था। लो की कार्यशाला के प्रमुख कर्मचारियों ने एक बार फिर देखा था कि जियाओ लो कितना निर्णायक हो सकता है। जैसे ही वे बैठक के एजेंडे पर वापस आए, उन्होंने अगले 10 वर्षों के लिए योजनाएं प्रस्तुत की, जिसने निर्णायक रूप से अपने आउटलेट के राष्ट्रव्यापी रोलआउट को निर्धारित किया। उनकी विस्तार योजना का पहला चरण जियाहाई था। जियाहाई देश के दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों के बीच सीमा पर स्थित एक शहर था। इसके केंद्रीय स्थान ने इसे पहुंचना आसान बना दिया और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल था। शहर समृद्ध था, उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे के साथ, और व्यापार के लिए अनुकूल था। देश भर में लो की कार्यशाला की शाखाओं को विकसित करने के लिए जियाहाई में अपना हब बनाने के लिए अच्छा व्यावसायिक अर्थ है। दिलचस्प बात यह है कि जियाहाई वह जगह थी जहां एनएसए का मुख्यालय था और वह शहर जहां जियाओ लो का अल्मा मेटर जिशेंग एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी स्थित था। शियाओ लो वहां 4 साल से रह रहे थे और इस क्षेत्र से बहुत परिचित थे।